हे गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा कि जैसे ही उसने आवाज सुनी उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वो सीईओ को देखने की इतनी जल्दी में थी कि उसे ठीक से रेडी होने का वक्त भी नहीं मिला। बस भागते हुए अपने शोल्डर्स पर जैकेट डालकर आ गई थी। तेज भागने की वजह से उसके चीक्स बिल्कुल रेड हो चुके थे। वो अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उस आदमी ने उसे बैग पकड़ा दिया जिसमें उसके नए ग्लासेस थे। सीईओ ने उसे थैंक्स कहा और बोली कि ये खुद भी ले सकती थी, लेकिन तभी तेजू ने बड़े प्यार से उसके कान के पीछे उसके बालों की एक लट को सही किया और स्माइल करते हुए पूछा क्या वो उससे कुछ कहना चाहती है। तो दोस्तों यहीं से शुरू करते हैं हमारी आज की इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। उसकी आवाज सॉफ्ट और लो थी। वो उसके चेहरे को धीरे धीरे स्ट्रोक करता रहा और उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगा। लड़की का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने उसे नए ग्लासेस देने के लिए थैंक यू कहा। आदमी ने हल्की सी ड्रामेटिक साय ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया, कहते हुए कि इतने समय तक उससे दूर रहना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसने पूछा कि क्या वो कुछ जरूरी चीजें लेकर उसके साथ उसके घर चलना चाहेगी। सियोन ने ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था और फिर से उसे उसकी ज्यादा जिद से एम्बैरेसमेंट हुई। आदमी मुस्कुराया और बोला कि लड़की उसके घर को उनका शेयर्ड होम मान सकती है। ये सुनकर सियोन थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई। उसने पूछा कि वो उनके घर में क्या करेंगे। आदमी जोर से हंसा और लड़की के गाल को सहलाते हुए बोला कि वो दोनों साथ सोएंगे। उसने पूछा कि क्या उसे ये अच्छा लगेगा। फिर उसने थोड़ी धीमी आवाज में जोड़ा कि उसे खुद ये बहुत पसंद आएगा। अचानक लड़की उससे दूर हट गई। शर्म से लाल होकर उसने कहा कि उन्होंने वीकेंड साथ बिताने की बात की थी और कल उन्हें काम पर जाना है। तेजुन ने हमेशा की तरह लड़की के कंधों के चारों ओर हाथ डाल दिया और बोला कि वो कल साथ साथ काम पर जा सकते हैं, और उसे ऐसी नज़र से देखा कि सियोन किसी भी बात के लिए मान जाए। लड़की ने मन ही मन सोचा कि वो कितना स्नीकी लायर है। उसने वादा किया था कि हफ्ते में वो उसे काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन आज उसे अपने साथ घर ले जाना चाहता है। आखिर में सियोन ने फैसला किया कि उन्हें एक दूसरे के साथ शाय नहीं होना चाहिए। उसे उसके पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता था, जैसे उसे उसके पास्ट से फर्क नहीं पड़ता था। तो उसने तय किया कि वो दोनों आगे साथ चल सकते हैं। जब वो लिफ्ट में ऊपर जा रहे थे, लड़की सोच रही थी कि वो आखिरकार अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करना चाहती है और उसके साथ जितना हो सके उतना ऑनेस्ट रहना चाहती है। होंठ काटते हुए उसने किसी बहुत ज़रूरी बात को कन्फेस करने की हिम्मत जुटाई। जब वो पहुंचे और लिफ्ट से बाहर जाने लगा, उसने उसकी स्लीव पकड़ ली और कहा कि उसे उससे कुछ पूछना है। वो मुड़ा और देखा कि लड़की बहुत एक्साइटेड है और कांप रही है। शर्माते हुए उसने उससे पूछा कि क्या वो आज रात सारी लाइट्स ऑफ कर सकता है। तेजुन ने इस शाम के लिए एक इलैबोरेट प्लान बनाया था, जिसमें एक डिलिशियस डिनर और हाथों में हाथ डालकर वॉक शामिल थी। अंदर ही अंदर वो कुछ और ज्यादा सेवरी करने की अर्ज से लड़ रहा था, लेकिन वो चीज़ों को जल्दी नहीं करना चाहता था ताकि वो डर न जाए। उसे याद आया कि वो उसकी क्लोजनेस पर अक्सर कैसे रिएक्ट करती थी, और उसे समझ आ गया कि लड़की अभी ज्यादा नज़दीकी के लिए रेडी नहीं है। इसलिए उसने खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी अचानक रिक्वेस्ट ने उसके इरादों को हिला दिया। उसकी बातों ने उसके सारे प्लान्स को बेकार कर दिया और उसके वर्चुअस साइड ने हार मान ली। आदमी ठिठक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी अचानक इनिशिएटिव लेगी। उसने उसका हाथ पकड़ा और अग्री कर लिया। जब उसने कम से कम एक टेबल लैंप जलाने का सुझाव दिया, तो लड़की ने प्रोटेस्ट किया और कहा कि कोई भी लाइट नहीं होनी चाहिए। तेजुन को ये सुनकर हैरानी हुई। वो मुड़ा और लड़की की प्लीडिंग आंखों से मिला। फिर वो मुस्कुराया और बोला कि अगर उसे पूरी डार्कनेस में करना पसंद है, तो शायद उसे उसकी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बांध देना चाहिए। सियोन शर्मा गई और बुड़बुड़ाते हुए बोली कि वो बस कोई लाइट नहीं चाहती। आदमी ने उसे ध्यान से देखा और समझ गया कि वो सच में इस बात को लेकर बहुत वरिड है। वो लड़की उसे बहुत स्वीट लगी। उसे देखने का मौका छोड़ना उसके लिए शेयर टॉर्चर था, लेकिन उसने उसके फैसले की रिस्पेक्ट की और कहा कि ये ठीक है, और पूछा कि क्या उसकी कोई और प्रेफरेंस है। सियोन ने राहत की सांस ली। वो थोड़ी एम्बैरेस्ड थी और बोली कि ये उसका फर्स्ट टाइम है, इसलिए उसने उससे कहा कि वो उसका ख्याल रखे, क्योंकि उसे इस बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तेजुन एक पल के लिए सरप्राइज में फ्रीज हो गया। उसने लड़की को देखा और यकीन नहीं कर पाया कि ये सच है। उसे लगा कि किसी वजह से वो उससे झूठ बोल रही है, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि क्यों। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी एक्स जैसी लड़की को किसी ने पहले नहीं पाया।
उसका जेलस साइड जाग उठा, लेकिन उसने सोचा कि वो शाम खराब नहीं करना चाहता। तैजुन ने उसे अंदर आने का इशारा किया और कहा कि वो उसका ख्याल रखेगा। उसने तय किया कि उसका एक्स पास्ट में है और उनके बीच क्या था उससे अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी ने उससे कहा कि वो हर मुमकिन लाइट सोर्स बंद करने की कोशिश करेगा। फिर उसने पीछे से उसे गले लगाया, उसकी ठुड्डी थामी और कहा कि वो इस प्रोसेस में उसके शरीर की हर फीचर देखना चाहता है। वो अपनी नजरें उससे हटाना नहीं चाहेगा। सेओन ने महसूस किया कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पेट में अजीब सी घबराहट थी। कमरा पूरी तरह डार्क था। आदमी बहुत पेनफुली स्लो तरीके से लड़की की गर्दन पर किसेस देने लगा। उसने उसकी ईयरलोब को हल्के से बाइट किया और लड़की की साई सुनाई दी। सेयोन को लगा कि सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। अचानक उसे बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हुई और उसने हल्की सी आवाज में उसे थोड़ी देर रुकने को कहने की कोशिश की, लेकिन तेजुन ने उसे अपनी तरफ घुमाया, सामने करके जेंटली किस किया और उसे सूद करते हुए स्ट्रोक करने लगा। फिर वो थोड़ा पीछे हटा और मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वो रेडी है। असल में सीओ शर्म और एम्बैरेसमेंट से जल रही थी। वो बस सिर हिला पाई, आंसू रोकते हुए। उसकी हालत देखकर आदमी ने सोचा कि उसे थोड़ा समय देना चाहिए ताकि वो काम हो सके, और बोला कि पहले वो उसके शूज उतारने में मदद करेगा। वो नीचे घुटनों पर बैठा और बहुत सॉफ्टली उसके पैरों से शूज निकालने लगा। तेजुन ने महसूस किया कि जैसे ही उसने उसकी एंकल्स को छुआ, लड़की कांप गई। उसने ऊपर देखा, उसके शोल्डर्स हिल रहे थे, चेहरा लाल था और साफ दिख रहा था कि लड़की बहुत वरिड है। वो खड़ा हुआ और बोला कि वो थोड़ा और वेट करना चाहता है। तेजुन ने लड़की के गाल को सहलाया और सोचा कि वो उसे जितना चाहे हग कर सकता है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी था कि वो उसे सीधे देखे। वो चाहता था कि वो ऑनेस्ट आंखों से उसे देखे और हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर याद रखे, ताकि बाद में उन मेमोरीज को दिल में फिर से जगा सके। आदमी ने आगे बढ़कर उसे टेंडरली किस किया। कमरा पूरी तरह डार्क था, सिर्फ हैवी ब्रीदिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तेजुन ने अपनी उंगलियां सीओ की उंगलियों में इंटरट्वाइन कर दी। लड़की ने उसकी सांसों के बीच उसका नाम लिया और उसकी आवाज़ में आंसू साफ महसूस हो रहे थे। आदमी को चिंता होने लगी कि कहीं उसे दर्द तो नहीं हो रहा, या उसे अच्छा नहीं लग रहा, या शायद उसे अचानक अपने बास्टर्ड एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ गई हो। वो सच में उसकी बात न मानकर लाइट ऑन करना चाहता था ताकि देख सके कि वो क्यों रो रही है। आखिरकार लड़की की सांसें तेज हो गईं और उसे एहसास हुआ कि जिस चीज़ को पाने की वो इतनी कोशिश कर रहा था वो होने वाली है। उसके सपने रियलिटी बन गए। कई बार उसने सोचा था कि वो प्लेजर में उसकी चीखें सुनेगा। भारी सांसें लेते हुए वो खुद को संभाल पाया और उसके चेहरे पर एक सैटिस्फाइड स्माइल फैल गई। आदमी को लगा जैसे वो खुशी में पागल हो रहा हो। सुबह की तेज धूप ने कमरे को रोशनी से भर दिया और सियोन ने आंखें मिचमिचाते हुए खोलीं। उसने पलटकर देखा तो बेड खाली था। लगता था सीईओ उससे पहले ही उठ चुका था। जब उसने बेड से उठने की कोशिश की तो उसकी पीठ में दर्द हुआ। उसे तुरंत याद आया कि किम तेजुन ने उसे लगभग पूरी रात जगा कर रखा था। शावर लेने और पजामाज पहनने के बाद भी उसने उसे फिर से अपने पास खींच लिया था। जिंदगी में पहली बार लड़की ने इमोशंस का ऐसा तूफान महसूस किया था। ये सैडनेस और क्रेजी हैप्पीनेस का मिक्स था। उसे याद आया कि कैसे आदमी एक्साइटमेंट में कांप रहा था, और फिर उसने किसी ऐसे इंसान के बारे में बुदबुदाया था जो उसे छोड़कर चला गया था। सेयोन वहीं लेटी सोचती रही कि एक तरफ वो जानना चाहती है और दूसरी तरफ नहीं भी। उसके पास भी उससे छुपे हुए सीक्रेट्स थे। ऐसा ही हुआ था कि वो दोनों एक दूसरे को ज्यादा जाने बिना ही रिलेशनशिप में कूद पड़े थे, और सबसे ज़रूरी बात ये थी कि वो साथ आगे बढ़ना चाहते थे। नीचे आते ही लड़की का स्वागत तेजुन की चमकती मुस्कान ने किया। वो बहुत खुश लग रहा था। हेलो कहा और पूछा कि वो कैसी सोई। सेयोन शाय थी और रात साथ बिताने के बाद उसकी आंखों में देखने से डर रही थी। उसने पूछा कि क्या वो आराम कर पाया। आदमी ने आगे बढ़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसने कहा कि वो ठीक महसूस कर रहा है और पूछा कि क्या उसके बॉडी में दर्द है। उसने प्यार से उसकी तरफ देखा और कहा कि उसे पिछली रात बहुत पसंद आई, और पूछा कि क्या वो सैटिस्फाइड थी। लड़की शर्मा गई। जो कुछ भी उनके बीच हुआ था उसके बावजूद वो अब भी एम्बैरेस थी। उसे उसके द्वारा उसका नाम लेने की आदत नहीं हो पा रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा कि वो भी बहुत खुश और सैटिस्फाइड है। तेजुन ने पूछा कि वो क्यों रो रही थी। क्या उसने उसे सुना था? सेयुन ने कहा कि सब ठीक है, वो बस इमोशन से ओवरवेल्म हो गई थी।
अचानक लड़की मुड़ी और उसने देखा कि जो जार उसने तोड़ा था वो ग्लू करके फिर से जोड़ दिया गया था और काउंटर पर रखा गया था। आदमी हंसा और बोला कि उसने उसे जोड़ने की कोशिश की और वो काफी ठीक बन गया। सियून ने उसकी तरफ देखा और गिल्ट की हल्की सी चुभन महसूस की। वो जार शायद उसके लिए बहुत प्रेशियस रहा होगा। उसने सिर झुका लिया और जार तोड़ने के लिए सॉरी कहा। तेजुन मुस्कुराया और मजाक करने लगा, बोला कि अब हर बार जब वो सॉरी कहेगी वो उसकी फोरहेड पर फ्लिक मारेगा। आदमी ने पहले ही उंगलियां मोड़ ली थीं लड़की को टीज करते हुए और अचानक फ्रीज हो गया जब उसने एक जाना पहचाना सीन देखा। सियून आंखें बंद किए खड़ी थी और अपनी फोरहेड को हथेलियों से ढक रखा था, फ्लिक का इंतजार करते हुए। आदमी को तुरंत उसकी बचपन की याद आ गई, जब वो ऐसे ही खड़ी होकर माथा ढक लिया करती थी। उसने शर्म से अपनी गर्दन रगड़ी और बोला कि वो बस मजाक कर रहा था और कहा कि वो फिर कभी उससे माफी न मांगे। फिर लड़की ने उसे थैंक यू कहा। आदमी ने ध्यान से देखा और पूछा, किस बात का? उसने कहा कि इतने एक्सपेंसिव जार को तोड़ने के बावजूद उसने ऐसे बिहेव किया जैसे वो कोई छोटी सी बात हो, और उसे डांटा नहीं। आदमी उसे देखता रह गया और उसकी सिंप्लिसिटी पर हैरान होता रहा। अचानक उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कहा कि अब वो कोई स्टूपिड बात न बोले। उनका वो मोमेंट एक फ़ोन कॉल से इंटरप्ट हुआ। ये तेजुन की आंट का कॉल था। आदमी ने फ़ोन उठाया और अपनी आंट से बात करने लगा। पास खड़ी सियून को समझ नहीं आ रहा था कि उसे वहां से हट जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो पूरी कॉन्वर्सेशन सुन पा रही थी। अचानक उसने सुना कि उसकी आंट ने उससे इस फ्राइडे पूरे वीकेंड के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाने को कहा। पता चला कि ओवरसीज की एक फैक्ट्री में वर्क ट्रिप के दौरान वर्कर्स की मौत हो गई थी, इसलिए सारे मैटर्स सेटल करने के लिए वहां जाना जरूरी था। आदमी टेंस हो गया और ध्यान से सुनने लगा। उसकी आंट ने बताया कि उसे विक्टिम्स की फैमिलीज के साथ मैटर्स सेटल करने के लिए लॉयर्स से भी मिलना होगा। ये सुनकर सियोन समझ गईं कि ये बहुत सीरियस मामला है, इसलिए उनकी ट्रिप पोस्टपोन करनी पड़ेगी। उसे पता था कि ये बातें वेकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी उसे बुरा लग रहा था। आदमी ने लड़की की तरफ देखा और समझ गया कि वो अपसेट है। उसने अपनी आंट से पूछा कि क्या उसे सच में जाना जरूरी है, क्योंकि वो बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट संभाल रहा है। लड़की सुन सकती थी कि उसकी आंट जोर दे रही थी कि उसका वहां होना जरूरी है, क्योंकि ये उसके लिए खुद को प्रूव करने का अच्छा मौका है। आखिरकार वो चेयरमैन का एयर था। तेजुन अपनी आंट से आर्ग्यू करता रहा और बोला कि इस वीकेंड उसके पास बहुत जरूरी काम है जिन्हें वो कैंसिल नहीं करेगा। उसने कहा कि अगर प्रेसिडेंट खुद भी उसे जाने को कहे तब भी वो मना कर देगा। गुस्से में आदमी ने कॉल काट दी और भारी सांस ली। अचानक उसने लड़की की आवाज सुनी। वो मीठी सी नज़र से उसकी तरफ देखते हुए खड़ी थी और बोली कि उसे बिजनेस ट्रिप पर जाना चाहिए। फिर वो सिर झुकाए उसके पास गई और बोली कि वो हर चीज के लिए उसकी आभारी है। उसने कहा कि बेहतर यही होगा कि किसी को भी पता न चले कि उनके बीच कुछ हुआ था, क्योंकि वो साथ काम करते हैं, इसलिए कोई भी कुछ सस्पेक्ट नहीं करेगा। लड़की ने कहा कि वो थोड़े समय के लिए भी उसे खुशी देने के लिए थैंकफुल है और उसे कोई इल्यूजन नहीं है। वो नहीं चाहती थी कि वो उसके लिए रिस्क ले और अपनी दुनिया खराब करे। गहरी सांस छोड़ते हुए सियून ने कहा कि जैसी चीजें हैं वो उससे खुश है। एक पल के लिए उनके बीच भारी सी खामोशी छा गई। आदमी बिना हिले खड़ा रहा। अचानक लड़की को लगा कि उसका बैलेंस बिगड़ रहा है। तेजुन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और कमरे में ले गया। उसने उससे पूछा कि क्या उसे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। लड़की शर्माते हुए बोली कि हाँ बिल्कुल, और उसे छोड़ देने को कहा, लेकिन आदमी बिना डिस्टर्ब हुए आगे बढ़ता रहा। सियून ने उसके सख्त एक्सप्रेशन को देखा और घबराने लगी। पूछने लगी कि वो क्या कर रहा है और उसे रुकने को कहा। कमरे में घुसकर आदमी ने लड़की को बेड पर लिटाया और खिड़कियों की तरफ बढ़ गया, कर्टन्स खींचते हुए। उसने लड़की के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि वो सारी लाइट्स ऑफ कर देगा। तेजुन ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या वो उस लाइट के साथ कंफर्टेबल है। सियून समझ गई कि वो क्या करने वाला है और शर्म से लगभग रो पड़ी। काम और बिजनेस के बारे में कुछ बुदबुदाने लगी, लेकिन आदमी ने अब उसकी बात सुननी बंद कर दी। सुबह काम पर जाते हुए लोग ट्रैफिक में फंसे खड़े थे और तेजुन खुश खुश कोई गाना गुनगुना रहा था। सियून एक तरह की स्टूपर में बैठी थी और समझ नहीं पा रही थी कि कैसे रिएक्ट करे। वो उसकी वजह से लगभग काम पर लेट हो गई थी। वो उस पर एक इनसेशिएबल बीस्ट की तरह टूट पड़ा था और फिर अचानक नॉर्मल होकर काम पर जाने के लिए रेडी हो गया। आदमी ने सोचते हुए कहा कि दुर्भाग्य से वो एक बड़े ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं। सियून ने कहा कि वो आगे बस से अकेले भी जा सकती थीं। वो नहीं चाहती थीं कि कोई देखे कि सीईओ उसे काम पर छोड़ने आया है।
ताइजुन ने अपनी समझदारी से पूछा कि क्या वो कार से उतरना चाहती हैं, क्योंकि जो उनके बीच हुआ उससे वो कंफर्टेबल नहीं है। लड़की शर्मा गई और बोली कि वो बस नहीं चाहती कि बाकी एम्प्लॉयज़ को कुछ शक हो और रूमर्स फैलें। आदमी ने जवाब दिया कि उस केस में वो उसे घर छोड़ सकता है ताकि वो अपना सामान रखकर वहां से काम पर जा सके। उसने अपनी जिद के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि वो वीकेंड तक उसे परेशान न करने की कोशिश करेगा। लड़की देख सकती थी कि उसकी बातों से वो थोड़ा अपसेट हो गया है। वो मुस्कुराई और बोली कि वो बुरा न माने और गलत न सोचे, वो बस उसे कोई ट्रबल नहीं देना चाहती थी। सियुन ने कहा कि उसे उसके लिए अपने प्लान्स बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास बदले में देने के लिए बस उसका टाइम और लव ही है। वो हमेशा सैक्रिफाइसेस करने की आदी रही है, लेकिन अब वो खुश थी कि वो सिर्फ अपना प्यार दे सकती है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं करता। तज्जुन ने लड़की को डोर तक छोड़ा और कहा कि काम पर पहुंचते ही उसे कॉल करे। सियुन ने उसे गुड ट्रिप विश किया और दोनों ने गुड बाय कहा। घर पहुंचकर लड़की ने डोर से पीठ टिकाई और सोचा कि आखिरकार वो खुश है। वो खुश थी कि उनके रिलेशनशिप में किसी तरह का गिव एंड टेक ज़रूरी नहीं था, उनके लिए बस प्रेजेंट मायने रखता था। कुछ घंटों बाद ताइजुन पहले से ही फिलीपींस के उनके ऑफिस में था। वहां लोकल मैनेजर ने उसका स्वागत किया। आदमी ने चारों तरफ देखा और महसूस किया कि पिछली बार से कितना कुछ बदल चुका था। जब वो पहली बार अपने पिता के साथ यहाँ आया था, ये जगह एक वेस्टलैंड थी। उस समय उसके पिता फ्यूचर पार्टनर से नेगोशिएशंस कर रहे थे। जब आदमी ने अपने बेटे को देखा तो मुस्कुराकर पूछा कि क्या वो उसकी मदद करने आया है। उसे समझ आ गया था कि छोटा लड़का बिजनेस ट्रिप पर बोर हो रहा है। वो नीचे झुका और उसे साथ में समुद्र में स्विम करने का ऑफर दिया। बाद में छोटा तेजुन क्यूरियस हो गया और उसके पिता ने कहा कि ये उनका सीक्रेट होगा, जिसे वो उनके ग्रैंडफादर और आंट को नहीं बताएंगे। आदमी ने साजिशी अंदाज में बच्चे के कान में कहा कि अगर किसी को पता चला तो उसे लेक्चर सुनना पड़ेगा, इसलिए उसने बेटे से प्रॉमिस करने को कहा। लड़के ने खुशी खुशी अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ा दी। अब तेजुन को याद आया कि ये आखिरी बार था जब वो अपने पिता के साथ कहीं गया था, कार एक्सीडेंट में अपने पेरेंट्स को खोने के बाद। अचानक शैपरोन ने मुड़कर पूछा कि सब ठीक है। शायद तेजुन के चेहरे का एक्सप्रेशन उसे नर्वस कर दिया था। आदमी ने जल्दी से माफ़ी मांगी और कहा कि ये गर्मी की वजह से है, यहाँ कोरिया से कहीं ज़्यादा गर्मी थी। अचानक तेजुन ने किसी को उसका नाम पुकारते सुना। वो उसका ग्रेट अंकल था। आदमी स्मर्क के साथ उसके पास आया और पूछा कि क्या उसे यहाँ रहना मुश्किल है। तेजुन ने शालीनता से झुककर अभिवादन किया। उसके अंकल ने कहा कि फैमिली होने के बावजूद काम की वजह से मिलना मुश्किल हो जाता है। आदमी ने अपने अंकल को ध्यान से देखा और सोचा कि उसका यहाँ आना अजीब है, क्योंकि फिलीपींस के बिजनेस को संभालने के लिए वो सही आदमी नहीं था। फिर भी वो हर डिटेल पर नज़र रखने वाला इंसान था। बेकार ही में वो कंपनी का अगला प्रेसिडेंट बनने की लाइन में नहीं था। तेजुन को यकीन था कि वो एक दिन अपने ग्रैंडफादर की जगह लेने वाला है। आदमी ने दोस्ताना मुस्कुराहट दी और कहा कि अगर उसे पता होता कि उसका नेफ्यू आ रहा है तो वो खुद कोरिया में ही रुक जाता। ये सुनकर तेजुन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अगर उसे पता होता कि उसका अंकल भी यहाँ होगा तो वो भी खुशी से नहीं आता। अपने नेफ्यू के कंधे पर हाथ रखते हुए आदमी ने सुझाव दिया कि उसकी आंट ने उसे यहाँ इसलिए भेजा है ताकि रिपोर्टर्स कंपनी के नए चेहरे को देखें और इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स लिखें। इस पर तेजुन ने जवाब दिया कि वो यहाँ इंटरव्यूज देने नहीं बल्कि काम करने आया है। आदमी झुककर हंसा और बोला कि उस यंग मैन को लोगों का फेवर पाने के लिए अपना प्रिटी फेस इस्तेमाल करना चाहिए। ट्यून ने टेंशन के साथ अपने अंकल को देखा और फिर कहा कि उसे अब जाना होगा। हियंजिन हिवुक के साथ एयरपोर्ट पहुंची अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। जैसे ही लड़की और उसके पेरेंट्स ने एक दूसरे को देखा, सबने एक दूसरे को गले लगा लिया। जब वे इस बात पर बात कर रहे थे कि उन्होंने एक दूसरे को कितना मिस किया, हिवुक एक साइड में खड़ा रहा और पोलाइटली खांसकर अटेंशन लेने की कोशिश की। आखिर में उसने झुककर अपने होने वाले सास ससुर को खुद का इंट्रोडक्शन दिया। मर्द और औरत ने हिवुक की तारीफ की और कहा कि उनकी बेटी ने उसके बारे में बहुत अच्छी बातें बताई हैं। ये सुनकर यंग मैन काफ़ी फ्लैटर्ड हो गया। थोड़ी देर बाद यंग कपल अपने पेरेंट्स के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। हुंजन के फादर ने कहा कि वो बहुत खुश हैं ये देखकर कि उनकी बेटी को इतने अच्छे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ मिल रहे हैं। हिवुक के पेरेंट्स भी मीटिंग से काफ़ी एक्साइटेड थे और बोले कि वे लकी हैं कि ऐसी लड़की ने उनके बेटे को चुना। अचानक हुंजन के फादर ने अपना शॉट ग्लास टेबल पर रखा और कहा कि अब टाइम आ गया है न्यूली वेड्स के फ्यूचर हाउसिंग की बात करने का। हिवुक के पेरेंट्स विजिबली टेंस हो गए। उस आदमी ने कहा कि उनकी सिर्फ एक ही बेटी है और वे चाहते हैं कि उसे हर चीज़ बेस्ट मिले। लड़की स्वीट स्माइल कर रही थी, लेकिन हिवुक पैनिक में अपने फ्यूचर फादर इन लॉ को देख रहा था, पूरी बात को गलत समझते हुए। हियंजन के फादर ने हाथ से अपनी ठोड़ी टिकाई और सीधे पूछा कि फ्यूचर इन लॉज न्यूली वेड्स के घर के लिए कितनी अमाउंट एलोकेट करने को तैयार हैं।
हिवुक के फादर इस कॉन्वर्सेशन का इंतजार कर रहे थे, जैसा कि उसकी वाइफ ने पहले ही वॉर्न किया था। उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स और इंश्योरेंस गिनी, घर को मॉर्टगेज किया और हिवुक ने भी अपने कुछ पेमेंट्स पहले ही सेटल कर दी थीं। जब उसने 500 मिलियन कहा तो उसकी वाइफ ने उसी समय 2 बिलियन कह दिया। औरत ने कामली कहा कि वे एग्जैक्ट वही अमाउंट अफोर्ड कर सकते हैं। आदमी हॉरर में अपनी वाइफ को देखने लगा। कुछ देर के लिए टेबल पर ऑकवर्ड साइलेंस छा गया। हिवुक और उसके फादर ने औरत को ऐसे देखा जैसे उसने दिमाग खो दिया हो। जबकि वो औरत स्माइल करते हुए बात कर रही थी कि वो चाहती है कि उनके बच्चे एक बेहतर घर में रहें, हिवुक सोच रहा था कि हॉस्पिटल बिल्स की वजह से वे ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुके हैं और समझ नहीं पा रहा था इतना पैसा कहाँ से आएगा। हियंजन के फादर ने स्माइल करते हुए कहा कि वो ऊपर से और 2 बिलियन ऐड करेंगे और उसी पैसे से बच्चों के लिए एक डिसेंट घर खरीदेंगे। हिवुक टेंस हो गया और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतनी आसानी से 2 बिलियन दे सकता है। उसे लगा कि उसकी ब्राइड के पेरेंट्स उसकी सोच से भी ज्यादा रिच हैं। उसने सोचा कि फैंसी हाउस में रहना लाइफ की एक अच्छी शुरुआत है। उसने अपनी ब्राइड को ध्यान से देखा और उम्मीद की कि सब कुछ उसकी प्लानिंग के मुताबिक ही हो। मंडे आ गया और सेयोन हमेशा की तरह सर्विस सेंटर पर खुशी खुशी कस्टमर्स को असिस्ट कर रही थी। अचानक उसका वर्क फ़ोन बजा। लड़की सरप्राइज्ड हो गई क्योंकि ऐसे कॉल्स आमतौर पर मतलब होते हैं कि कुछ सीरियस हुआ है। जब उसने कॉल उठाया तो उसे किम ट्यून की वॉइस सुनाई दी। लगता है वो बिजनेस ट्रिप से लौटते ही सीधे ऑफिस आ गया था। सेयोन को अच्छा लगा कि उसने कॉल किया, हालांकि उसे थोड़ा ऑकवर्ड भी महसूस हुआ। उसकी रिजर्व टून सुनकर आदमी ने पूछा क्या उसने उसे बिल्कुल भी मिस नहीं किया। सेयोन तुरंत ब्लश कर गई। वो वर्क प्लेस पर प्राइवेट कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकती थी, खासकर जब बॉब पास में बैठा क्लियरली ईव्स ड्रॉप कर रहा था। उसकी रिलीफ के लिए त्याजुन ने कहा कि आज से स्ट्रैटेजी टीम अपना काम शुरू करेगी और उसे और उसके कलीग्स को काम के बाद उससे मिलने को कहा। फिर उसने कॉल कट कर दी। बॉब एडमिरेशन से भरा हुआ पूछने लगा कि डायरेक्टर ने पर्सनली कॉल क्यों किया। सेयोन ने एक्सप्लेन किया कि टीम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, इसलिए डायरेक्टर उनसे मिलना चाहते हैं। सेयोन बहुत एक्साइटेड और थ्रिल्ड थी कि वे एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करेंगे जिसे डायरेक्टर खुद ओवरसी करेंगे, और उसने खुशी में ताली बजाई। आखिरकार वर्कडे के एंड पर यंग ग्रुप कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा हुआ और त्याजुन ने एंट्री करते ही सबको ग्रीट किया। उसने बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पॉइंट पर आकर कहा कि पिछले हफ्ते उसने स्पेयर पार्ट्स लिस्ट रीचेक करने को कहा था। उसकी मेटिकुलस वर्क की वजह से उसे रिकॉर्ड्स में कई एरर्स मिले, खासकर मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट से जुड़े हुए। इस बीच सेयोन उसके दिए हुए डॉक्यूमेंट्स देख रही थी और हैरान थी कि उसने उसका डेटा कितनी नीटली ऑर्गेनाइज किया है, जिस पर उसने इतनी मेहनत की थी। लगता है उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। डायरेक्टर ने फिर टेबल पर 2 मदरबोर्ड सैंपल्स रखे और पूछा कि क्या वे उनमें डिफरेंस स्पॉट कर सकते हैं। करीब से एग्जामिन करने के बाद सेयोन ने कंक्लूड किया कि उनमें ऐसे डिफरेंसेस हैं जो बताते हैं कि ये बोर्ड्स अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के हैं। बोर्ड्स को हाथ में पकड़े हुए वो उन्हें और स्टडी करती रही और आदमी ने उसकी थ्योरी कंफर्म कर दी। बोर्ड्स वाकई 2 अलग कंपनीज के बने हुए थे, एजैक्स जो कि के इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्टनर है और नोकॉम। इंटरनल डेटा के मुताबिक के इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑफिशियल पार्टनर एजैक्स है, जिसके चिपसेट्स ड्यूरेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। हालांकि ये प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस बढ़ा देते हैं, लेकिन ये भी पता चला कि के इलेक्ट्रॉनिक्स ने हर सर्विस सेंटर को नोकॉम चिपसेट सप्लाई किए थे। इनका इस्तेमाल उन फोन्स में किया गया जो परचेज के 3 महीने के अंदर आफ्टर सेल्स सर्विस के लिए आए थे। बुबाले ने क्वाइटली पूछा कि क्या उसने सही समझा कि कंपनी प्रोडक्शन में हाई क्वालिटी चिपसेट्स यूज करती है, लेकिन आफ्टर सेल्स सर्विस में दूसरी कंपनी के चीपर चिपसेट्स। डॉक्यूमेंट्स ने साफ तौर पर इसी कंक्लूजन को सपोर्ट किया। किम ट्यून ने कहा कि नोकॉम से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी सिंपल थी और के इलेक्ट्रॉनिक्स ने जानबूझकर उसे इग्नोर किया। तभी सबको समझ आ गया कि कंपनी के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पक रहा है और डायरेक्टर ने इस इन्वेस्टिगेशन को एक कॉर्पोरेट सीक्रेट अनकवर करने के लिए स्टार्ट किया है। उसने अनाउंस किया कि उन्हें डेटा को थॉरली एनालाइज करना होगा, ये डिसाइड करना होगा कि असल में कौन से चिपसेट्स बेहतर हैं और डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने होंगे। लड़कियां फ्रीज हो गईं। वे बस यही सोच पा रही थीं कि अगर स्कैंडल बाहर आया तो वे न्यूज़ में आ सकती हैं। उसी मोमेंट पर मैनेजर जैंग में हाथ उठाया और पूछा कि क्या उसने सही समझा कि स्ट्रैटेजी टीम का ये काम कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल रहेगा। डायरेक्टर मुस्कुराया और कंफर्म किया कि ऐसा ही होगा और उन सबको नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। इसके बाद मैनेजर जैंग ने पूछा कि किम ट्यून ने इतना रिस्की काम लेने का फैसला क्यों किया। बोबाए खुश था
कि किसी में तो ये सवाल पूछने की हिम्मत हुई। ट्यून ने जवाब दिया कि के इलेक्ट्रॉनिक्स के डायरेक्टर होने के नाते कंपनी की ऑपरेशंस पर नज़र रखना उसकी ड्यूटी है, और अगर चीज़ें रॉन्ग डायरेक्शन में जाएं तो सिचुएशन असेस करके उसे सही करना उसकी जिम्मेदारी है। सबसे बढ़कर वो कंपनी और एम्प्लॉयज़ की वेलबीइंग के लिए जिम्मेदार है। कुछ देर बाद सेओ डायरेक्टर के ऑफिस में दाखिल हुई और फोल्डर में रखकर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट उसे दिया। उसकी सरप्राइज के लिए आदमी ने चुपचाप फोल्डर लिया और अपनी डेस्क से उठ खड़ा हुआ। वो उसकी तरफ बढ़ा और सेओ नर्वस हो गई। उसे लगा शायद वो नाराज है और उसे डांटने वाला है। वो घबराकर सोचने लगी कि उसने कौन सी गलती कर दी, लेकिन अगले ही पल उसने उसे टाइटली हग कर लिया और रिलीफ की सांस ली। वो कुछ देर बिल्कुल चुपचाप उसे पकड़े रहा, बस उसकी प्रेजेंस महसूस करना चाहता था, क्योंकि उसे उसकी बहुत याद आ रही थी। सेओन थोड़ा रिलैक्स हुई, सोचते हुए कि वो अब क्या करेगा। उसे महसूस हुआ कि वो कितना टायर्ड है, तो उसने भी चुपचाप उसे वापस हग कर लिया ताकि उसे सपोर्ट कर सके। आखिरकार उसने थोड़ा पीछे हटकर उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तुमने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया? वो तुरंत बोली कि ऑब्वियसली उसे उसकी बहुत याद आई थी। ट्यून एक रूठे हुए बच्चे की तरह बोला कि उसने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया। उसने समझाया कि वो उसका काम डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और साए लेकर कहा कि उसके बिना वो बहुत लोनली महसूस कर रहा था। उस पल में वो बहुत वल्नरेबल लग रहा था। सेओन ने उसे फिर हग किया, उसे कंफर्ट देने के लिए, और सोचा कि कुछ देर पहले ही वो कितना कैरिज्मेटिक लग रहा था, लेकिन अब उसके साथ अकेले में वो कितना जेंटल था। अचानक उसने उसके होठों को छू लिया, पहले सॉफ्टली किस किया, फिर ज्यादा पैशनेटली, ये दिखाते हुए कि उसने उसे कितना मिस किया था। उसकी सांसें ऑलमोस्ट रुक सी गईं, तो थोड़ी देर बाद उसने हल्का सा पीछे हटकर कहा कि वो थोड़ा वेट करे। टजून मुस्कुराया और पूछा कि क्या वो आज उसके साथ घर चलेगी। उसकी बात का हिंट समझकर लड़की ब्लश कर गई। वो जानती थी कि वो कितना परसिस्टेंट हो सकता है, और आज चुप रहने का फैसला नहीं किया। आखिरकार उसने धीरे से कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें केयरफुल रहना होगा। लेकिन आदमी बस मुस्कुराया और बोला, अगर मुझे सच में इसकी ज़रूरत हो तो? लड़की और ज्यादा लाल हो गई और बोली कि शायद वीकेंड पर मिलना बेटर रहेगा। वो सरप्राइज हुआ और पूछा कि क्या उसे डर है कि अगर आज साथ टाइम बिताया तो वीकेंड पर वो अचानक बिजी हो जाएगा। लेकिन सेओन ने जवाब दिया कि वर्क डेज पर उसके पास बहुत सारे टास्क्स होते हैं। वो मुस्कुराई और बोली कि वो अपनी जॉब को सीरियसली लेती है, यही तरीका है जिससे वो उसके लिए यूजफुल बन सकती है। टजून हैरान हो गया, उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो वर्क को लेकर इतनी चिंतित रहती है। अचानक उसने ऑफर किया कि वो उसे सोल शिफ्ट होने में हेल्प करेगा, ताकि उसका कम्यूट आसान हो जाए और सारे एक्सपेंसेस भी कवर करेगा। सेओन ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन अगले ही पल हंसी रोक नहीं पाई। आदमी समझ नहीं पाया कि उसे क्या फनी लगा, और उसने पूछा कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। वो अचानक जोर से हंस पड़ी और बोली कि उसका ऑफर थोड़ा एरोगेंट और थोड़ा स्ट्रेंज लगा। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है, और वो जल्दी से अपोलोजाइज करने लगी, ये कहते हुए कि वो रूड होना नहीं चाहती थी। लेकिन टजून ने उसे सीरियसली देखा और याद दिलाया कि उसने उसे वॉर्न किया था, अगर उसने फिर अपोलोजाइज किया तो उसे फोरहेड पर फ्लिक मिलेगा। लड़की ने आंखें बंद कर ली और अपने माथे को हाथ से ढक लिया, ये सोचकर कि वो सच में फ्लिक करेगा। लेकिन उसकी जगह टजून ने धीरे से उसके कंधों के चारों ओर अपना हाथ डाल लिया और कहा कि वो झूठ बोल रहा था, और फिर अचानक उसके होठों को फिर से पकड़ लिया, उसे सरप्राइज करते हुए। वो पीछे हटा, उसका चेहरा जल रहा था और उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है और उसे आज रात उसके घर रुकना पड़ेगा। सेओन ये सुनकर चौंक गई, क्या वो सच में उसके घर रात बिताने वाला था? उसने तुरंत इमेजिन किया कि वे दोनों उसके छोटे से सिंगल बेड पर कैसे एडजस्ट करेंगे। उसने फ्लोर पर सोने का सोचा, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही ब्लैंकेट थी। एक ही तरीका था कि वे दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़कर लेटें। ये रिस्की था, शायद वे काम पर भी नहीं जा पाते, क्योंकि वो जानती थी कि टजून उसे सोने नहीं देगा। उसने फिर कोशिश की कि वीकेंड पर मिलने के लिए मनाए, क्योंकि उसका घर 2 लोगों के लिए बहुत छोटा था, लेकिन उसने उसे अश्योर किया कि सब ठीक रहेगा। आखिरकार उसकी एम्बैरेसमेंट देखकर उसने कहा कि वो बस मजाक कर रहा था और उसे वरी नहीं करना चाहिए। वो उसे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहता था जिसमें वो अनकंफर्टेबल हो।
वो मुस्कुराया और बोला कि जब वो खुद इनवाइट करेगी तो वो खुशी खुशी आएगा। ये सुनकर सेऊ कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई। वो इतनी देर से जोर डाल रहा था, लेकिन अचानक प्रेशर करना बंद कर दिया। उसे अजीब लगा, क्योंकि जो आदमी आमतौर पर कमांड्स देता था वही अब दुनिया की सबसे सॉफ्ट आवाज में उससे फेवर मांग रहा था। उसने अपनी बाहें उसके नगीने के चारों ओर डाल दी और धीरे से उसे किस किया। ये किसी सपने जैसा था जिससे वो जागना नहीं चाहती थी। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। किस बहुत सॉफ्ट और टेंडर थी, उसका तरीका ये बताने का कि उसने उसे कितना मिस किया था। इसी दौरान हिवुक की मदर एक रियल्टर से मिली, ये जानने के लिए कि उनका अपार्टमेंट कितने में बिक सकता है। लेकिन उस औरत ने उसे डिसअपॉइंट कर दिया, ये कहकर कि रेनोवेशन के बाद भी मैक्सिमम प्राइस 1 बिलियन ही होगी। उसने ये भी अश्योर किया कि घर की कंडीशन और लोकेशन के हिसाब से ये एक अच्छा प्राइस है, और क्योंकि ये एरिया हाई डिमांड में नहीं है, इसे सेल होने में काफ़ी टाइम लगेगा। बाद में उस औरत ने कैलकुलेट किया कि उनका फैमिली मिलकर कितना पैसा अरेंज कर सकता है। घर की सेल, इंश्योरेंस कैंसिल कराने, डिपॉजिट्स और बाकी बिल्स को जोड़ने के बाद टोटल सिर्फ 1.1 बिलियन ही बन रहा था। ये काफ़ी नहीं था। यानजिन के पेरेंट्स ने घर खरीदने के लिए पूरे 2 बिलियन की डिमांड रखी थी। अगर इतनी बड़ी रकम उनके लिए प्रॉब्लम नहीं थी तो वो लोग ज़रूर बहुत ज़्यादा वेल्दी होंगे। औरत ने प्राइवेट लोन लेने के बारे में भी सोचा। तभी डोरबेल बजी और उसके थॉट्स टूट गए। उसे पता था कि हियवोक और हेंजिन आज विजिट करने वाले हैं। दरवाज़ा खोलते ही उसने अपनी मुस्कुराती हुई फ्यूचर डॉटर इन लॉ को देखा, जो चीयरफुल तरीके से उसे ग्रीट कर रही थी। लड़की खाने का सामान लाई थी और टेबल सेट करने में हेल्प ऑफर की। औरत इस बात से खुश हुई कि वो इतना सारा खाना लाई थी और बोली कि वो खुशी खुशी उसके साथ लंच करेगी। खाना बहुत टेस्टी और वैरायटी वाला था। हियवोक की मदर ने लड़की की कुकिंग स्किल्स की तारीफ की। हैंजिन ने थैंक्स कहा और बोली कि ये सब उसकी माँ ने सिखाया है। लड़की टेबल से उठी और साफ सफाई करने की ऑफर दी, लेकिन औरत ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है और हियवोक खुद ये कर लेगा। आदमी चौंक गया, क्योंकि उसकी माँ ने उससे पहले कभी ऐसा नहीं कहा था, लेकिन वो मना नहीं कर सका तो रिलक्टेंटली मान गया। इस बीच दोनों औरतें टीवी के सामने आराम करने बैठ गईं। हियवोक की मदर अपनी फ्यूचर डॉटर इन लॉ को बार बार डिसअप्रूविंग नज़रों से देख रही थी। यानजिन अपने फ़ोन में पूरी तरह डूबी हुई थी और हल्की हल्की हंस रही थी। औरत इस बात से खुश नहीं थी कि लड़की ने आराम की ऑफर मिलने के बावजूद साफ सफाई में हेल्प तक नहीं की। उसने उसकी तुलना सीओ से की, जो अब तक सब कुछ खुद कर चुकी होती। औरत को डर लगने लगा कि इस तरह उसका बेटा अपनी पत्नी के नीचे दब जाएगा और रानी की तरह उसकी सेवा करता रहेगा। अचानक हैंजिन ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या कुछ हुआ है, वो इतनी हैवी साइज क्यों ले रही है। फिर उसकी नज़र टेबल पर रखी खुली हुई फाइनेंशियल नोटबुक पर पड़ी। औरत डर से फ्रीज हो गई। वो इसे खुला कैसे छोड़ सकती थी। उसने जल्दी से नोटबुक बंद की और उसे उठा लिया। एक जबरदस्ती की स्माइल के साथ बोली कि वो इसे हर जगह ढूंढ रही थी। वो उम्मीद कर रही थी कि लड़की ने उसमें लिखा कुछ न पढ़ा हो, लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट के लिए ह्योनजिन पहले ही जो कुछ उसने पढ़ा था उसके बारे में बुदबुदा रही थी, अमाउंट्स गिनते हुए। उसने अपनी फ्यूचर मदर इन लॉ की तरफ देखकर पूछा कि क्या हुआ है, और कहा कि अब जब वो ऑलमोस्ट फैमिली है तो वो उसे चुपचाप परेशान होते नहीं देख सकती। हियवुक की मदर हिचकिचाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फ्यूचर डॉटर इन लॉ को बताए या नहीं। ये उसकी प्राइड के लिए बहुत बड़ा झटका था। आखिरकार उसने उसे सब कुछ बता दिया। लड़की ने घबराहट में अपने हाथ ताली की तरह बजा लिए और उसकी चेहरे पर क्लियर चिंता दिख रही थी। उसने औरत के हाथ अपने हाथों में लिए और जल्दी से अश्योर किया कि सब ठीक हो जाएगा और वो पैसों के बारे में अपने फादर से बात करेगी। औरत को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी फ्यूचर डॉटर इन लॉ इतनी काइंड और अंडरस्टैंडिंग है। तभी अचानक लड़की ने उसे अपना फ़ोन दिया और एक क्रिप्टो वॉलेट दिखाया। उसने समझाया कि उसने उसके नाम से अकाउंट खोला है और उसमें 1 मिलियन जमा किए हैं। हियवोक की मदर फ़ोन लेकर कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ह्योनजिन क्या कह रही है। लड़की ने बताया कि ये स्टॉक्स जैसा ही है, लेकिन रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। औरत सिर्फ 1 हफ्ते में अपना पैसा डबल कर सकती है और अगर लक अच्छा रहा तो 1 महीने में 8 गुना भी हो सकता है। हैंजिन ने कहा कि वो क्वालिटी क्रिप्टो करेंसी में थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके उसके ग्रोथ से कमा सकती है। हियवोक की मदर फोन स्क्रीन को घूरती रहीं, सब समझने की कोशिश करते हुए। उसका ध्यान बस 1 हफ्ते में पैसा डबल होने की पॉसिबिलिटी पर था। उसने पूछा कि ह्योनजिन को ये सब कैसे पता है। लड़की मुस्कुराई
और बोली कि उसके फादर दुबई में बिजनेस चलाते हैं, इसलिए ऐसी इन्फॉर्मेशन उन्हें आसानी से मिल जाती है। उसके फादर ने कहा था कि वो ये किसी को न बताए, लेकिन क्योंकि ये उसकी फ्यूचर मदर इन लॉ है, उसने इसे सीक्रेट की तरह शेयर किया। तभी अचानक हियोवुक वहां आ गया और पूछा कि वो दोनों क्या कर रही हैं। औरतों ने जल्दी से बात रोक दी और कहा कि वो बस ऐसे ही बात कर रही थी। आदमी बोला कि उसने उनके लिए टी बनाई है। उसने एक कप अपनी माँ को दिया और फिर हैंजिन को देने के लिए झुका। लेकिन ये सब एक केयरफुली प्लान्ड मूव था, ताकि उसकी फियांसे अपनी एंगेजमेंट रिंग उतार दे। जैसे ही उसने कप पकड़ा, उसने ट्रे को झटका दिया, जिससे टी गिर गई और उसका हाथ जल गया। लड़की दर्द से चिल्लाई और रोने लगी कि बहुत जल रहा है। हियोवुक ने अपॉलॉजी दी और कहा कि रिंग गंदी हो गई लगती है। उसने उससे कहा कि वो हाथ धोआए और वो रिंग साफ कर देगा। बिल्कुल अनअवेयर होकर ह्योंजिन बाथरूम चली गई, अपने जले हुए फिंगर्स पर फूंक मारती हुई। इसी बीच हियोवुक ने अपनी पॉकेट से रियल रिंग निकाली और फेक रिंग की जगह उसे रख दिया। उसकी माँ ने पूछा कि क्या उसे क्लीनिंग सोल्यूशन चाहिए, लेकिन उसने कहा कि रिंग बिल्कुल ठीक है। उसका चीयरफुल मूड देखकर उसने पूछा कि वो इतनी खुश क्यों है। औरत डर गई कि कहीं वो खुद को एक्सपोज न कर दे। उसने जवाब दिया कि वो बस हेंजिन को देखकर खुश है। दिल ही दिल में उसने सोचा कि उसे बस थोड़ा और इंतजार करना है और जल्द ही उसका बेटा अपनी माँ का बहुत आभारी रहेगा। उधर हियोवुक भी उतनी ही फेक स्माइल के साथ मुस्कुरा रहा था, सोचते हुए कि वो कितना क्लेवर है कि उसकी माँ तक को रिंग चेंज होने का पता नहीं चला। उसी समय बाथरूम में ह्योंजिन हल्की सी स्माइल के साथ अपने हाथ धो रही थी और सोच रही थी कि वो दोनों इतने खुश क्यों लग रहे हैं। अगला दिन आ गया। सियोयुन डायरेक्टर के ऑफिस में दाखिल हुई और बोली कि वो टास्क डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रैटेजी टीम के शेड्यूल वाले डॉक्यूमेंट्स ले आई है। उसके सरप्राइज के लिए किम जुन पहले से ही उसके सामने खड़ा था। उसके हाथों से डॉक्यूमेंट्स लेते हुए उसने उसकी तारीफ की। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसे लगा था कि वो हमेशा की तरह अपनी चेयर पर बैठा होगा। उसकी एम्बैरेसमेंट नोटिस करते हुए आदमी हल्का सा मुस्कुराया और पूछा कि वो इतनी फ्लस्टर्ड क्यों है, क्या वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी। लड़की ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसने कैजुअली उसका आर्म उसके शोल्डर के अराउंड डाल दिया और थोड़ा नाटकीय अंदाज में साई किया। उसने कहा कि अगर ऐसा है तो वो डॉक्यूमेंट्स देख लेगा। जब वो ध्यान से हर टीम मेंबर की टास्क्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ रहा था, सेओयुन को उसकी क्लोजनेस और सॉफ्ट वॉइस से दिल की धड़कन तेज लगने लगी। अचानक उसने धीरे से उसे एड्रेस किया। आदमी ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। साफ था कि लड़की कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड थी। उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। डायरेक्टर मुस्कुराया और पूछा कि वो अचानक चुप क्यों हो गई। आखिरकार उसने खुद को संभाला और ब्लश करते हुए कन्फेस किया कि वो हर चीज़ में इतना परफेक्ट है और यही बात उसे बहुत सिडक्टिव बनाती है। तेजुन को उसकी बात सुनकर अच्छा लगा। वो हंसा और बोला कि असल में सिडक्टिव तो वो खुद है। लड़की ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने एडमिट किया कि वो हर रात क्रेजी हो जाता है क्योंकि वो उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। वो उसके कान के पास झुका। उसकी सांस उसकी स्किन को हल्की से टिकल कर रही थी। उसने बताया कि उसे लाइट्स ऑन करके सोना पड़ता है क्योंकि उसके ख्याल उसे आराम नहीं करने देते। उसने फिर से नाटकीय साई लिया और पूछा कि उसने ऐसी बातें कहाँ से सीख लीं। लड़की घबरा गई और बोली कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ये एडमिट नहीं कर पाई कि ये सब उसके स्कार्स की वजह से था। सेओ को लगा कि चीज़ें ऐसे नहीं चल सकती, उसे सच बताना ही होगा। लेकिन उसी पल तेजुन इतनी सच्ची और चीयरफुल हंसी हंसा। उसकी स्माइल ने पूरा रूम रोशन कर दिया। लड़की खुद को अभी सच कहने के लिए मजबूर नहीं कर पाई। कुछ समय बाद उसने स्ट्रैटेजी टीम के साथ मीटिंग की और आखिर में एक छोटी कंपनी डिनर का सजेशन दिया। एक्साइटेड होकर बॉब ने पूछा कि क्या वहाँ अल्कोहल भी होगी, लेकिन सेओयुन बस यही सोच रही थी कि डायरेक्टर उससे कहीं ज्यादा अच्छा इंसान है जितना उसने इमेजिन किया था। इसीलिए वो डर रही थी कि जब उसे सच पता चलेगा तो वो आज जैसी स्माइल नहीं कर पाएगा। इसलिए जब बॉब ने कहा कि सेओ को भी अल्कोहल पसंद है तो उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इससे हुन हैरान हो गया और उसने पूछा कि क्या ये सच है। लड़की हेजिटेट करने लगी। शायद ये ग्रीडी लगे, लेकिन वो इस हैप्पीनेस को थोड़ी देर और एंजॉय करना चाहती थी। उसने बस इतना कहा कि उसने हाल ही में पीना छोड़ दिया है। आदमी ने कहा कि हर कोई जो चाहे पी सकता है और उनसे कहा कि नेक्स्ट वीक के एंड तक लोकेशन डिसाइड कर लें। टीम तुरंत खुशी खुशी डिस्कशन में लग गई कि कहाँ जाना चाहिए। तेजुन कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकला और लड़की की बातों के बारे में सोचने लगा। क्या उसने उस दिन के बाद पीना छोड़ दिया जब उसने उसे अकेले ड्रिंकिंग करते हुए पकड़ा था? अचानक वो रुक गया जब उसने सेओ की आवाज़ सुनी, जो मिस्टर जैंग से पूछ रही थी कि कौन सा डे उनके लिए कन्वीनियंट है।
आदमी ने फ्रेंडली अंदाज में कहा कि उसे कोई भी टाइम ठीक है। तेजुन के दिल में जेलसी की एक हल्की चुभन हुई। कुछ पल बाद सेओयुन के फ़ोन पर एक नया मैसेज आया। उसने उसे उठाया जबकि बाकी कलीग्स अभी भी मीटिंग प्लेस पर डिस्कशन कर रहे थे। सेओ हैरान रह गई जब उसने तेजुन का मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा था कि वो मैनेजर जैंग के बहुत पास न बैठे। ये उसे बहुत अजीब लगा, वो तो उसके सामने बैठी थी। फिर उसने लिखा कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वो उसे और ज़्यादा टीज करेगा। जब कलीग्स ने पूछा कि सब ठीक है या नहीं तो लड़की मुस्कुराई और बोली कि सब फाइन है। फिर उसने पूछा कि क्या उन्होंने लोकेशन डिसाइड कर ली है। वो डिस्ट्रैक्टेड थी, सोच रही थी कि डायरेक्टर ने ऐसा मैसेज क्यों भेजा। क्या जैंग यूनियो ने किसी तरह उसे अपसेट कर दिया था। बाद में तेजुन शॉपिंग मॉल गया। उसने डिसाइड किया कि वो सेओयुन के लिए एक गिफ्ट खरीदेगा ताकि जैंग यूनियो जैसे किसी को भी समझ आ जाए कि उसकी गर्लफ्रेंड है और वो पीछे हट जाए। उसकी जेलसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक ज्वेलरी स्टोर का साइन उसकी नज़र में आया। आदमी अंदर गया और एक प्लेजेंट सेल्स असिस्टेंट ने उसका स्वागत किया। उसने रिंग्स दिखाने को कहा। जब लड़की ने लेटेस्ट डिज़ाइंस दिखाए तो वो टेंस ऊपर उन्हें देखने लगा, समझ नहीं पा रहा था कि कौन सी चुने। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो सबसे एक्सपेंसिव रिंग खरीदता, लेकिन इस बार वो चॉइस को लेकर परेशान था। उसने सेओयुन के बारे में सोचा। उसे क्लासिक और सिंपल स्टाइल पसंद है तो अंडरस्टेटेड रिंग उसे सूट करेगी, लेकिन साथ ही वो चाहता था कि रिंग स्टैंड आउट करे ताकि लोग तुरंत समझ जाएं कि ये एक स्पेशल गिफ्ट है। जब वो सोच ही रहा था तभी उसने एक फीमेल वॉइस सुनी जो उसे बुला रही थी। यांजिन स्वीट स्माइल के साथ उसके पास आई और उसे ग्रीट किया। वो उसे फिर से देखकर खुश थी। तेजुन ने देखा कि वियुग भी उसके साथ था। लॉयर ने थोड़े अनसर्टन तरीके से उसे ग्रीट किया। आदमी ने पूछा कि वे दोनों यहाँ साथ में क्या कर रहे हैं। यांजिन ने खुशी से अपने फियांसे को हक किया और बताया कि वे अपनी वेडिंग की तैयारी कर रहे हैं। तेजुन को ये अम्यूजिंग लगा क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने लॉयर से मुलाकात की थी और उसके बिहेवियर से साफ था कि वो अब भी सेओ के बारे में इंटरेस्टेड था। लेकिन तेजुन ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। उसने बस ड्राई तरीके से उन्हें एंगेजमेंट की कांग्रेचुलेशंस दे दी। वियुग इसे एक्सेप्ट करते हुए खास खुश नहीं लगा। यांजिन ने पूछा कि डायरेक्टर भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रिंग खरीद रहे हैं। आदमी ने थोड़ी रिलक्टेंस के साथ कहा कि हाँ। क्यूक ने आंखें घुमाई और सोचा, ऑफ कोर्स उसके जैसा आदमी गर्लफ्रेंड रखेगा ही। तभी यांजिन ने डायरेक्टर की चुनी हुई रिंग की तारीफ की और कहा कि उसने हमेशा ऐसी रिंग पाने का सपना देखा था। ये वियुग को अपसेट कर गया क्योंकि उसने जो उसे रिंग दी थी वो कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव थी। और जब उसने कहा कि उसे डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड से एनवी हो रही है तो वो गुस्से में लगभग चोक ही हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इतनी वल्गर तरह से बिहेव क्यों कर रही थी। फिर उसने रिंग ट्राई करने को कहा ताकि तेजुन देख सके कि हाथ में कैसी लगेगी। हुंजिन ने एक्साइटेड होकर कहा कि रिंग बहुत ब्यूटीफुल है और उसकी गर्लफ्रेंड को ज़रूर पसंद आएगी। वो आदमी वहाँ खड़ा था, फेस पर अनरीडेबल एक्सप्रेशन, समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे ये सब क्यों कह रही है। वो कपल उसे इरिटेट कर रहा था लेकिन उसे साइलेंट रहना पड़ा। इस बीच वो ऐसा लग रहा था जैसे गुस्से से एक्सप्लोड हो जाएगा। अचानक डायरेक्टर ने पीछे मुड़कर कहा कि उसे जाना है और सबको गुड बाय कह दिया। वो आदमी जब उसे जाते देख रहा था तो गुस्से में उसका जॉ क्लेंच्ड था। हुंजिन ने नोटिस किया और पूछा कि उसे क्या हो गया है। वो आदमी अब कंट्रोल नहीं कर पाया और अपनी फियांसे पर चिल्लाने लगा, पूछने लगा कि क्या वो हर आदमी के साथ इतनी ओपनली बिहेव करती है। तेजुन ने तो उन्हें फायर कर दिया था, फिर भी वो उसके साथ इतनी स्वीट कैसे हो सकती है। लड़की अपसेट हो गई और बोली कि उनकी मुलाकात बस बाय चांस हुई थी और वो पोलाइट रहना चाहती थी ताकि वो उन्हें याद रखे और फ्यूचर में कभी लीगल हेल्प के लिए कांटेक्ट करे। उसने कहा कि हीवोक चाइल्डिश बिहेव कर रहा है, लेकिन आदमी शांत नहीं हुआ और बोला कि वो बस उसके चूजन रिंग को पहनकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। तभी हुंजिन ने कहा कि उसका पहले से गर्लफ्रेंड है। वो आदमी फ्रीज हो गया। वो उसे याद दिलाना चाहता था कि सीओ के साथ उसके रिलेशनशिप ने पहले भी उसे नहीं रोका था। लड़की ने आगे कहा कि उसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखना सीखना चाहिए। वो गुस्से में बड़बड़ाया कि उसे हमेशा लास्ट वर्ड क्यों चाहिए। ये सुनकर लड़की ने उसे स्टर्न लुक दिया और कहा कि वो दोबारा उससे ऐसे बात ना करे। इससे उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया। फ्राइडे इवनिंग को सीओ अन अपना सामान पैक कर रही थी। प्लानिंग की कि पूरा वीकेंड किम टुन के साथ बिताएगी। वो पूरे हफ्ते पेशेंट रहा था और मिलने की जिद नहीं की थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि उसे रिवॉर्ड देगी। तभी अचानक उसका फ़ोन रिंग हुआ और उसकी थॉट्स टूट गईं। कॉल किम टू जुन की थी और उसने जल्दी से आंसर किया। उस आदमी ने पूछा कि क्या वो घर पर है और उसने हाँ कहा। उसने पूछा कि क्या वो अभी उसे पिक करने आ सकता है क्योंकि उसकी बिजनेस मीटिंग खत्म हो गई थी। सीओ घबरा गई। उसे लगा था कि वे नेक्स्ट डे मिलेंगे और उसने अभी पैक भी नहीं किया था।
उसकी कंफ्यूज्ड वॉइस सुनकर आदमी ने कहा कि वे बस मूवी देख सकते हैं या थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं। वो बस उसे सच में देखना चाहता था। लड़की ने जल्दी से मूवी के लिए हाँ कह दी। फिर उसने पूछा कि वो कैसा है और क्या बहुत टायर्ड तो नहीं है। टैजुन ने कहा कि वो ठीक है और उसे कामली पैक करने को कहा। उसने कहा कि वो वेट करेगा। उसे अजीब लगा कि उसने कहा वो वेट करेगा। उसने खिड़की से बाहर देखा। वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाई। वो आदमी उसके घर के बाहर खड़ा था, हल्की सी स्माइल के साथ, और सीधे उसे देख रहा था। उसके पैर अपने आप इतनी तेजी से चले कि उसे जमीन का एहसास तक नहीं हुआ। बाहर पहुंचकर वो सांस पकड़ने के लिए झुक गई। वो बहुत जल्दी नीचे आ गई थी। टेयून मुस्कुराया और बोला कि उसने कहा था ना रश मत करना, या फिर क्या वो उसे इतना मिस कर रही थी कि वेट नहीं कर पाई। उसकी सरप्राइज के लिए सीओ ने अचानक लाउडली कह दिया कि वो सही है, वो उसे बहुत मिस कर रही थी। उस पल उसके अंदर एंजल और डेमन फाइट कर रहे थे। एक हिस्सा चाहता था कि वो उसे तुरंत अपने घर ले जाए और कभी छोड़ न दे। दूसरा जानता था कि उसे पेशेंट रहना होगा। तो खुद से लड़ते हुए उसने बस हाथ बढ़ाया और प्यार से उसके सिर पर पैट किया। आखिर में वे मूवी देखने चले गए। लाइन में खड़े होकर सीओ बार बार आसपास देख रही थी। पिछली बार वो 1 साल पहले सिनेमा गई थी। वो वीवॉक के साथ उसकी फर्स्ट डेट थी और वो बहुत नर्वस थी क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था। उस आदमी ने तब मूवी लगभग देखी ही नहीं थी। वो बार बार बिजनेस कॉल्स ले रहा था और थिएटर से बाहर जा रहा था। उन्होंने फिल्म के बारे में बात भी नहीं की। आखिर में उसने प्रैक्टिकली पूरी मूवी अकेले देखी। फिर वे कभी सिनेमा नहीं गए। टैजुन ने उससे पूछा कि वो क्या खाना चाहती है और उसे उसकी यादों से बाहर निकाला। सीओ मेन्यू देखने लगी और पॉपकॉर्न लेने का सोच रही थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर एक्सीडेंटली उनके हाथ टच हो गए तो टैजुन हाथ नहीं छोड़ेगा और वो पूरी मूवी शर्मिंदा रहेगी। तो उसने स्माइल करके कहा कि वो बस वाटर लेगी। टैजुन थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगा और ऑकवर्ड तरीके से बोला कि वो सच में मूवी ध्यान से देखने आई है। लड़की को पहले समझ नहीं आया कि वो अपसेट क्यों है। फिर उसे एहसास हुआ कि कपल्स आमतौर पर डार्क मूवी थिएटर में क्या करते हैं। वे हाथ पकड़ते हैं और मूवी देखने जाते हैं। सीओ ने मेंटली खुद को प्रिपेयर किया कि सिचुएशन उसे ब्लश करवा देगी। ही वॉक एक के बाद एक ग्लास खाली कर रहा था। कई एम्प्टी बॉटल्स उसके सामने लगी थीं। वो गुस्से से पागल हो रहा था क्योंकि रिंग फिटिंग के बाद हुंजिन पूरे रास्ते चुप रही थी और अब वो ना कॉल कर रही थी ना रिप्लाई। उसे गुस्सा था कि रिच फैमिली की लड़की होकर भी वो उसके साथ इतनी एरोगेंट थी, जबकि वो प्रपोजल पर 60 मिलियन खर्च कर चुका था। उसे अचानक आज की मीटिंग याद आई, डायरेक्टर किम टेजुन के साथ। उसे याद आया कि हुंजिन उसके आसपास कैसे बिहेव कर रही थी, जबकि उसने कहा था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने आया है। उस आदमी ने सोचा कि उसकी गर्लफ्रेंड शायद काफी प्रिटी होगी और सीओ जैसी गुड फिगर वाली होगी। उसने अपने एक्स को उसके पास खड़ा इमेजिन किया। फिर उसने एक और ग्लास डाला और सोचा कि सीओ को किसी और आदमी के साथ इमेजिन करना कितना डिस्गस्टिंग लग रहा है। तभी उसकी नींद में डूबी माँ उठी और देखा कि उसका बेटा अंधेरे में अकेले शराब पी रहा है, बिना कुछ खाए। उसने पूछा कि क्या हुआ है। उसके सरप्राइज के लिए हीवोक आंसू भरी आंखों के साथ उसकी तरफ मुड़ा और रोते हुए कबूल किया कि उसके दिल में अभी भी सीओ के लिए फीलिंग्स हैं और वो उसे भूल नहीं पा रहा। इस बीच सीओ अन और टैजुन शांति से थिएटर में मूवी देख रहे थे। अचानक लड़की ने पानी पीते हुए खांसी दी और बॉटल नीचे गिर गई। वो नीचे झुकी और टटोलकर बॉटल उठाने लगी, मन ही मन खुद को इतना क्लमजी होने के लिए डांटते हुए। लेकिन उससे पहले ही आदमी ने बॉटल उठा ली और पूछा कि क्या वो ठीक है। लड़की ने उसे थैंक यू कहा और हल्की सी स्माइल के साथ बोली कि वो फाइन है। उसे उसका ध्यान और केयर अच्छा लगा और ये भी कि वो साफ साफ कुछ और एक्साइटिंग करना चाहता होने के बावजूद चुपचाप बैठा रहा और उसकी पर्सनल स्पेस रिस्पेक्ट की। तभी उसे उसकी हाल की बातें याद आईं कि अब वो डार्कनेस हैंडल नहीं कर पाता क्योंकि हर बार उसे वही याद आ जाती है। सीयू ऑन ने उसका प्रोफाइल ध्यान से देखा और उसे उसका अपसेट एक्सप्रेशन भी याद आया, जब उसे एहसास हुआ था कि वो सच में बस मूवी देखना चाहती है। वो वाकई पूरी मूवी में क्वाइटली बैठा रहा था। शायद तब वो मजाक कर रहा था। वो मूवी पर दोबारा फोकस करने ही वाली थी कि आदमी ने धीरे से उसका हाथ उसके कंधे पर रखा और हल्के से उसे अपनी ओर खींच लिया। हालांकि वो प्रिटेंड कर रहा था कि मूवी देख रहा है और कैजुअल लग रहा था, लेकिन सीओ महसूस कर सकती थी कि इस जेस्चर में कुछ और भी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे। क्या ये बस मूवी देखने के लिए कंफर्टेबल पोजीशन थी या वो उसके और करीब आना चाहता था। अगले ही पल उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके गाल पर चलने लगीं, जिससे उसकी पूरे बॉडी में हल्की सी सहरन दौड़ गई। फिर वे धीरे से उसके कान तक पहुंचीं, आउटलाइन ट्रेस करती हुई, और हल्के से ईयरलोब दबाया।
उसकी सांस रुक सी गई और वो एम्बैरेसमेंट में ब्लश कर गई। उसकी हल्की टचेस और जेंटल कैरेसेस ने उसके लिए फोकस करना इम्पॉसिबल बना दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार उसने तेजुन की ओर मुड़कर पूछा कि क्या वो सच में मूवी देखने वाला है भी या नहीं। आदमी पूरी तरह रिलैक्स्ड दिख रहा था और स्क्रीन से नज़र हटाए बिना बोला कि वो बहुत अटेंटिवली देख रहा है। लड़की ने कहा कि अगर वो ऐसा करता रहा तो वो मूवी ख़त्म नहीं कर पाएगी। इस पर उसने सजेस्ट किया कि वे बस निकल सकते हैं। सीओ फिर से ब्लश हो गई और बोली कि वो मूवी एंड तक देखना चाहती है। इस पर तेजुन ने कहा कि फिर उसे खुद को कंट्रोल करना चाहिए और इतना क्यूट नहीं होना चाहिए। उसका स्टन्ड फेस देखकर वो मुस्कुराया और बोला कि वो भी पूरी कोशिश कर रहा है पेशेंट रहने की और खुद को रोकने की। सीयू मुश्किल से अपना गुस्सा दबा पा रही थी। जिस तरह वो इतने इनोसेंट फेस के साथ ऐसी बातें कह रहा था वो उसे और भी ब्लश करा रहा था। वो इतना बोल्ड कैसे हो सकता है। मूवी खत्म हुई और लड़की रेस्टरूम चली गई फ्रेश होने के लिए। हालांकि तेजुन की वजह से उसने मूवी का ज़्यादातर हिस्सा मिस कर दिया था, फिर भी उसने डेट को बहुत एंजॉय किया। हाथ सुखाते हुए वो सोचने लगी कि आगे वे क्या करने वाले हैं और उसे याद आया कि वे तेजुन के घर जा रहे हैं। ये ख्याल आते ही वो ब्लश कर गई क्योंकि वो जानती थी कि उसने उसे कितना मिस किया है और वो भी उसे मिस कर रही थी। उसे अंदाज़ा था कि ये शाम शायद कैसे ख़त्म होगी और ये जानते हुए भी कि वो शायद फिर से लाइट्स ऑफ करने को कहेगी, वो आज रात उसके लिए अट्रैक्टिव दिखना चाहती थी। इसलिए उसने थोड़ा सा पाउडर और लिपस्टिक निकालकर लाइट टचअप किया। उसने मिरर में खुद को ध्यान से देखा, ये कन्फर्म करने के लिए कि वो अच्छी लग रही है। वो उसके लिए प्रिटी दिखना चाहती थी। इस बीच त्याजिन विमेंस रेस्टरूम के पास खड़ा था और वरी करने लगा क्योंकि वो काफ़ी देर से बाहर नहीं आई थी। उसे उम्मीद थी कि वो ठीक हो और डेट पर सिक फीलिंग के बावजूद ना आई हो। एक पल को उसके दिमाग में आया कि कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गई और क्या उसे जाकर चेक करना चाहिए। तभी अचानक एक अनफेमिलियर फीमेल वॉइस ने उसे पुकारा। एक यंग वुमन पास आई, स्माइल किया और पूछा कि क्या वो एक्टर है। आदमी हैरान हुआ और बोला कि नहीं। फिर उस लड़की ने उसे अपनी बिजनेस कार्ड दी और कहा कि वो कास्टिंग एजेंसी में काम करती है। उसका अपीयरेंस बहुत अट्रैक्टिव है और अगर कभी इंटरेस्ट हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है। ताइजुन ने इस तरह की बातें पहले सुनी थीं और वो पोलाइटली मना करने ही वाला था कि उसने अचानक सीओ को कोने से शाय तरीके से झांकते देखा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर वो उसे जेलस कर दे तो? वो देखना चाहता था कि अगर सीओ उसे अपना माने तो उसे कैसा लगेगा। तो उसने सिचुएशन का फ़ायदा उठाने का फैसला किया और देखा कि वो कैसे रिएक्ट करती है। उसने स्ट्रेंजर को चार्मिंग स्माइल दी और उससे बातें करने लगा, ये सोचते हुए कि उसकी गर्लफ्रेंड आएगी और क्लियर कर देगी कि वो टेकन है। लेकिन उसकी उम्मीद के उलट सीयू घबरा गई और तुरंत कोने के पीछे छिप गई। उसके पास आने की कोशिश भी नहीं की। ये देखकर वो परेशान हो गया। उसे समझ आया कि ये उसका यूजुअल बिहेवियर नहीं है और शायद उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। तो स्ट्रेंजर से माफ़ी मांगकर वो सीयू के पास गया। उसके पास जाकर उसने पूछा कि वो कोने के पीछे क्यों छिप रही थी, वो उसके पास क्यों नहीं आई। लड़की टेंस हो गई और बोली कि वो अभी अभी रेस्टरूम से निकली है। ताइजन ब्लश हो गया और पूछा कि फिर वो क्यों छिपी, क्या उसे उस लड़की से ज़रा भी जेलसी नहीं हुई। सीओन हैरान रह गई। उसे सच में समझ नहीं आया कि उसे जेलसी क्यों होनी चाहिए। उसने पूछा क्यों। उस पल जब उसने अपनी ब्राइट और सिंसियर आंखों से उसकी ओर देखा, उसे एहसास हुआ कि वो उससे पूरी तरह हार चुका है। वो इतनी प्योर और इनोसेंट थी कि उसका दिल संभाल नहीं पाया। फिर उसने एडमिट किया कि वो उससे बहुत जेलस होता है। ये सुनकर लड़की और भी सरप्राइज्ड हुई क्योंकि उसने उसे कभी कोई रीज़न नहीं दिया था। लेकिन आदमी ने बस इतना कहा कि अगर वो भी थोड़ा सा जेलसी दिखाए तो उसे अच्छा लगेगा। बाद में जब वे ड्राइव कर रहे थे, उसने पूछा कि क्या वो आज रात फिर से लाइट्स ऑफ करने को कहेगी। ये सुनकर सीयू सोच में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि इस बार वो शाय और ऑकवर्ड लड़की की तरह बिहेव नहीं करना चाहती थी। वो अलग होना चाहती थी। लड़की ने अपनी स्कर्ट को हाथ में कस कर पकड़ा, खुद को संभालते हुए, हिम्मत जुटाते हुए, और उसे बताने की कोशिश की कि आज रात उसे लाइट्स ऑफ नहीं करने की ज़रूरत है। वे ऑकवर्ड साइलेंस में एलिवेटर से उसके अपार्टमेंट तक गए। लड़की सोच रही थी कि क्या ताइजुन को लगेगा कि वो ज़्यादा स्टबन हो रही है, क्योंकि उसने अब तक ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि वो हमेशा लाइट्स ऑफ क्यों करती है। उसे डर था कि कहीं ये उसे अजीब न लगे। पूरे रास्ते वो बस यही सोचती रही कि वो उसे कितना पसंद करती है और वो हर बात को कितना ओवरथिंक कर लेती है। उसे बस ये मान लेना चाहिए था कि वो हिवॉक की माँ की डोनर रही है
और उसे अपने स्कार को लेकर एम्बैरेसमेंट महसूस होती है। लेकिन अगर सच सुनकर वो उससे डिसअपॉइंटेड हो गया तो? अगर उसकी फीलिंग्स पूरी तरह खत्म हो गईं तो? अब वो उससे सच छिपाना नहीं चाहती थी, तो उसने गहरी सांस ली और कहा, मिस्टर सीईओ, सच ये है कि... लेकिन तभी वो फ्रीज हो गई जब उसे उसकी चेस्ट अपने सीने से लगती हुई महसूस हुई। अगले ही पल उसे अपनी गर्दन के आसपास एक नाजुक चेन का टच महसूस हुआ। वो एक ब्यूटीफुल टीयरड्रॉप शेप्ड गोल्ड पेंडेंट था, जिसके चारों ओर छोटे छोटे जेम्स जड़े थे। तेजुन ने बड़े आराम से चेन बंद की और उसके बाल एक तरफ कर दिए। सेओ ऑन कुछ पल के लिए जमी रह गई, समझने की कोशिश करती हुई कि अभी क्या हुआ। इस बीच आदमी ने पूछा कि वो क्या बताना चाह रही थी। उसने कहा कि उसके गिफ्ट की वजह से वो घबरा गई और जो कहना था वो पूरी तरह भूल गई। तेजन थोड़ा पास आया और बोला कि वो बस उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। उसे ऑकवर्ड लगा और उसने कहा कि उसका पिछला गिफ्ट ही बहुत ब्यूटीफुल था और ये पेंडेंट ज़रूर बहुत एक्सपेंसिव होगा। आदमी ने आर्म्स क्रॉस किए और कामली बोला कि उसके पास इनफ मनी है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उसने कहा कि वो हर बार मिलने पर उसे ऐसे गिफ्ट्स दे सकता है, तो सेओ डर गई और तुरंत बोली कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आदमी सच में सरप्राइज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे खुश क्यों नहीं कर सकता, बस क्योंकि वो चाहता है। लड़की नहीं चाहती थी कि वो ये सोचे कि उसके लिए मटीरियल चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। आखिरकार उसने उसकी शर्ट पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और गहराई से किस कर लिया। लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि वो कंट्रोल ले चुका है, हल्के लेकिन फर्म तरीके से उसे बेडरूम की तरफ ले जाते हुए। जब वे बेड पर गिरे, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसने जल्दी से उससे लाइट्स ऑफ करने को कहा। तेजुन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी बड़ी चमकती आंखों में देखा, उस पल को हमेशा याद रखना चाहता हुआ। लड़की ने फिर से धीरे से रिक्वेस्ट की लाइट बंद करने के लिए। वो नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरह वो उसे देख रही थी, जिस तरह वो कह रही थी, उसके पास मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। जब उसने लाइट बंद की और वे अंधेरे में रह गए, तो वो फिर उसके पास आया और बोला कि उसे ये पसंद है, ये स्पेशल लगता है, लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो नेक्स्ट टाइम शायद वो उसे बांधने की कोशिश करेगा। सेओ ऑन ब्लश हो गई। उसकी आवाज़ कांप रही थी जब उसने कहा कि उसे अब भी इनसिक्योर महसूस होता है, इसलिए लाइट्स ऑन होने से उसे डिस्कम्फर्ट होता है। तेजन ने अपनी टाई ढीली की और हंस दिया, उसका जवाब एक्सेप्ट करते हुए। हालांकि अंधेरा था और वो उसे देख नहीं सकता था, लेकिन वो उसे छू सकता था, और हर बार जब वो उसे छूता तो कभी इनफ नहीं लगता था। जितना ज्यादा वो छूता उतनी ही ज्यादा क्रेविंग बढ़ती जाती। वो उसे बहुत पसंद करता था और उसकी सारी लव पाना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि इस डार्कनेस में वो अकेला ट्रैप्ड नहीं है। वो जानता था कि वो भी वैसा ही महसूस करती है। धीरे धीरे सनलाइट कमरे में आने लगी। सेओ ऑन ने अपना फोन उठाया और टाइम देखकर हैरान रह गई। सुबह के 5 बजे से थोड़ा ही ज्यादा था। ये सोचकर कि सीईओ ने उसे लगभग पूरी रात सोने नहीं दिया, फिर भी वो काफी रेस्टेड महसूस कर रही थी। उसे खुशी हुई कि उसकी स्टैमिना इंप्रूव हो गई है। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये 5 AM नहीं, बल्कि 5 PM था। वो शॉक में फ्रीज हो गई। क्या वो सच में पूरा दिन सोती रही? उसे अपना डे ऑफ वेस्ट होने पर रोना सा आ गया। उसी पल तेजुन कमरे में आया, चेयरफुल और ग्लोइंग, और पूछा कि क्या उसने इनफ स्लीप ले ली। उसने टीजिंग करते हुए कहा कि जरूर ली होगी, क्योंकि वो लगभग 13 घंटे सोई थी। सेओन को उस पर गुस्सा आया कि उसने उसे इतना देर तक सोने दिया और अब मजाक भी उड़ा रहा है। उसने माफी मांगी कि वो सो गई, जबकि उन्होंने ओशन देखने का प्लान किया था। आदमी ने अचानक पूछा कि वो उससे आई कांटेक्ट क्यों अवॉइड कर रही है। लड़की ने कहा कि वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही। तेजुन जेन्युइनली मुस्कुराया, उसकी एम्बैरेसमेंट से अम्यूज होकर। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। सेओ ऑन और भी ऑकवर्ड महसूस करने लगी, खासकर क्योंकि उसने अभी तक चेहरा भी नहीं धोया था। उसे डर था कि वो इस वक्त अट्रैक्टिव नहीं लग रही होगी। लेकिन अगले ही पल आदमी ने झुककर उसके होंठों पर किस कर लिया। वो पूरी तरह अनप्रिपेयर्ड थी। किस तोड़ते हुए आदमी मुस्कुराया और बोला कि अगर वो अब भी उसके आसपास ऑकवर्ड महसूस करती है तो उन्हें और भी क्लोज होना चाहिए। जब वो किचन में पहुंची तो एलिगेंटली सजी हुई टेबल देखकर वो इम्प्रेस हो गई। खाना इतना डिलिशियस था कि वो मज़े से खाने लगी, और तेजन उसे सैटिस्फैक्शन के साथ खाते हुए देख रहा था। तभी अचानक उसने बताया कि कॉम्प्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर पर स्विमिंग पूल है, और पूछा कि क्या वो स्विम करना चाहेगी। लड़की एक पल के लिए फ्रीज हो गई। उसे याद आया कि आखिरी बार वो बचपन में अपने फादर के साथ पूल गई थी।
बाद में आंट और अंकल के साथ रहते हुए वो ऐसी चीज़ों का सपना भी नहीं देख सकती थी। यूनिवर्सिटी में आने के बाद वो पार्ट टाइम जॉब्स और स्कॉलरशिप कमाने में इतनी बिजी रही कि कभी मौका ही नहीं मिला। वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए शाई स्माइल के साथ बोली कि वो स्विमसूट नहीं लाई है। उसकी डिसअपॉइंटमेंट के उलट ये सुनकर तेजुन और ज्यादा एक्साइटेड हो गया और चमकती आंखों से बोला कि वो बस एक खरीद लेंगे। डिनर के बाद वे वॉक पर गए और सेओन अपनी एडमायरिंग नजरें उससे हटा ही नहीं पा रही थी। वो हैरान थी कि वो आदमी बिना हेजिटेशन के कैसे बिहेव करता है। वो सब करता है जो वो खुद करने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। वो सोच रही थी कि क्या उसे भी कभी डर या वरीज होती होंगी। वो उसे एडमायर करती थी और उसकी ब्रेवरी और डिटर्मिनेशन से थोड़ा जेलस भी फील करती थी। स्टोर में लड़की को एक स्विमसूट पसंद आया, ऐसा जो उसके बॉडी के स्कार्स को हाइड कर सके। लेकिन ताजुन की स्विमसूट चॉइस कुछ और ही थी। उसे येलो बिकिनी पसंद थी, जिसे देखकर लड़की शॉक हो गई। उसने जल्दी से वही स्विमसूट उठाया जो उसने चुना था और डिसाइडेड किया कि उससे पहले बाय कर ले, कहीं वो उसके लिए पे ना कर दे। रजिस्टर पर एक पोलाइट कैशियर ने उसे ग्रीट किया। लड़की पेमेंट करने ही वाली थी कि तभी ताजुन उसके बगल में आकर कामली कैशियर से बोला कि बिल उसके कार्ड पर डाल दें। सियोयुन को बहुत एम्बैरेसमेंट फील हुई। अपसेट होकर उसने कहा कि वो खुद पे करना चाहती है और उस पर बर्डन नहीं बनना चाहती। आदमी मुस्कुराया और मजाक में बोला कि फिर तो उसे उसके लिए सबसे रिवीलिंग स्विमिंग ट्रंक्स लेने होंगे। जब लड़की ने उसे डिफाइंडली देखा तो वो सरप्राइज हो गया। उसने बिल्कुल अलग रिएक्शन एक्सपेक्ट किया था। वो कॉन्फिडेंस के साथ घूमी और स्विमसूट रैक्स की तरफ चली गई। ताजुन तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने चैलेंज सीरियसली ले लिया हो। वो मेंस स्विमवेयर ध्यान से देखने लगी। कुछ देर बाद उसने उसे एक क्लासिक ब्लू स्विम ट्रंक्स पकड़ा दिए और ब्लशिंग के साथ पूछा कि क्या उसे पसंद है। आदमी ने उसे देखा और पूछा कि क्या उसे ब्लू कलर पसंद है। लड़की ने जवाब दिया कि शायद हाँ। उसे श्योर नहीं था कि उसके बॉयफ्रेंड को ये पसंद आएंगे, क्योंकि ये थोड़े प्लेन लग रहे थे। लेकिन ताजुन मुस्कुराया और बोला कि उसे ये पसंद है और अब उनके स्विमसूट्स मैचिंग माने जा सकते हैं। लेकिन पूल पर पहुंचते ही प्रॉब्लम आ गई। क्राउड की वजह से एंट्री टेम्परली बंद थी। सीओ के फेस पर साफ डिसअपॉइंटमेंट दिख रही थी। आदमी ने उसे ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसे हर हाल में अंदर जाने का तरीका निकालना होगा। उसे स्विमसूट में देखकर, उसकी शाय और अपसेट हालत देखकर उसके चीक्स रेड हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हमेशा इतनी क्यूट कैसे हो सकती है। आखिर उसने डिसाइड किया कि वो कुछ ना कुछ करेगा और उसे फॉलो करने को कहा। सीओ डर के साथ पूछ बैठी कि वो क्या प्लान कर रहा है। ताजुन ने पीछे मुड़कर स्मग स्माइल के साथ कहा कि बस इंचार्ज पर्सन को पैसे देने हैं। लड़की को ये सब पसंद नहीं आया तो उसने उसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि वे कल पूरा दिन साथ होंगे और पूल के लिए टाइम मिल जाएगा। रूम में वापस आकर लड़की कपड़े चेंज कर रही थी और बहुत टायर्ड फील कर रही थी। हालांकि उन्होंने कुछ ज्यादा एग्जॉस्टिंग किया भी नहीं था। अब जाकर साफ दिख रहा था कि सीईओ बिल्कुल बच्चे जैसा बिहेव कर रहा था। पूल पर पाउट करना और जेलस होकर ये इंश्योर करना कि कोई सीईओ को ना देखे। फिर उसे याद आया कि वो स्विम ट्रंक्स में कितना अट्रैक्टिव लग रहा था। उसका बॉडी काफी एथलेटिक था। ये थॉट्स आते ही वो इमीडिएटली ब्लश करने लगी। वो रूम की तरफ जा रही थी और सोच रही थी कि वो अपने स्कार्स ज्यादा देर तक उससे हाइड नहीं कर पाएगी। लाइट्स बंद करने की रिक्वेस्ट भी जल्द ही स्ट्रेंज लगने लगेगी। वो अंदर ही अंदर पैनिक कर रही थी कि सर्जरी के बारे में पता चलने पर वो कैसे रिएक्ट करेगा। तभी अचानक ताजुन पीछे से आया और उसे हक कर लिया। वो मुस्कुराया और बोला कि वो बहुत देर से गायब थी। उसे डर लगने लगा था कि वो भाग गई है। उसने उसकी चीक पर किस किया और पूछा कि वो उसे हमेशा फॉर्मल तरीके से क्यों बुलाती है। सीईओ को एम्बैरेसमेंट हुई क्योंकि वो अभी भी उसका बॉस था। उसने कहा कि उसे मिस्टर सीईओ कहना ही पसंद है। ताजुन ने समझा कि बाउंड्रीज ज़रूरी हैं, लेकिन बोला कि जब वे अकेले हों तो वो उसे नाम से या अप्पा भी बुला सकती है। लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट के लिए उसने फिर भी उसे डायरेक्टर ही कहा। वे डिम लाइट में बैठे थे। लड़की उसकी लैप पर बैठी थी, उसके गले में बाहें डालकर बहुत शाय फील कर रही थी। उसने कहा कि तेजुन को उसे टीज करना बहुत पसंद है। आदमी मिस्चीवियस स्मर्क के साथ उसे देखता रहा और बोला कि उसे मान लेना चाहिए कि उसे भी ये पसंद है। वो ऑलमोस्ट उससे बेगिंग कर रहा था कि वो नज़र ना हटाए। वो चाहता था कि वो हमेशा उसे ऐसे ही देखे। सीओ को एहसास हुआ कि वो हमेशा उसे इसी तरह देखता आया है। उसके उलट जो उसकी आंखों में देखने से डरती थी, उसकी नज़र हमेशा सिर्फ उसी पर रहती थी। वो उसे खो देने से डरती थी, फिर से हर्ट होने से डरती थी। इसी डर में वो अनजाने में उनके बीच लाइंस खींचती रहती थी, सबसे खुश मोमेंट्स में भी। लेकिन वो उसे सब कुछ देना चाहती थी क्योंकि वो उसे सच में पसंद करती थी।
कुछ देर बाद ताजुन शावर से बाहर आया, टॉवल से अपने वेट हेयर सुखाते हुए। उसने देखा कि सीओ पहले ही गहरी नींद में थी, ब्लैंकेट में टाइटली लिपटी हुई थी। वो चाहता था कि आज रात उसे जल्दी सुला दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अब उसे गिल्ट फील हो रहा था। उसने प्यार से उसके कान के पीछे बालों की एक लट टक की। वो सोच रहा था कि साथ रहने के बाद उसने उसके बारे में कितना कुछ सीखा है। कुछ बातें एक्सपेक्टेड थी, लेकिन कुछ ने उसे सरप्राइज भी किया, जैसे कि उसने उससे झूठ नहीं बोला था और वो सच में उसकी फर्स्ट मैन थी। अब उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बास्टर्ड वे उसके आसपास इतना काम कैसे रह सकता है। शायद वो उससे भी बड़ा फूल था जितना ताजुन ने सोचा था। अचानक ताजुन ने लड़की को नींद में कराहने सुना। उसने देखा कि उसके फॉरहेड पर पसीना आ रहा था। शायद थिक ब्लैंकेट की वजह से उसे बहुत गर्मी लग रही थी। उसने उसके शोल्डर्स छुए। उसकी पजामास पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। आदमी पैनिक कर गया क्योंकि ये नॉर्मल नहीं था। क्या उसने उसे ओवर एग्जॉस्ट कर दिया था? वो कंफ्यूजन में था कि क्या करे। अगर कपड़े चेंज करने हैं तो उसे जगाना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहता था, लेकिन अगर वो उसे गीले कपड़ों में छोड़ देता तो उसे कोल्ड लग सकता था। आखिरकार उसने डिसाइड किया कि कम से कम उसके बॉडी से पसीना तो साफ कर ही देना चाहिए। आदमी ने उसके पजामास के बटन्स की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन उसकी इंटेंशन साफ थी। वो बस ये चाहता था कि उसे ठंड ना लग जाए। एक एक करके बटन्स खुलते चले गए। तेजुन ने सोचा कि वो उस पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा था कि वो जो छुपा रही थी उसे रिवील करे। जब उसने लाइट्स ऑफ करने को कहा था, उसे पूरा यकीन था कि वो बस कोई फनी बर्थमार्क होगा या फिर कोई फेल्ड टैटू। वैसे भी उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसने कुछ देखा है। लेकिन जैसे ही पजामा शर्ट खुली, उसका एक्सप्रेशन ठंडा पड़ गया और वो वहीं फ्रीज हो गया। उसकी कांपती उंगलियां हल्के से लड़की के एब्डोमेन पर बने पतले स्कार्स की लाइंस को ट्रेस करने लगीं। डर ने आदमी के पूरे बॉडी को जकड़ लिया। वो झुका हुआ वहीं जड़ हो गया। उसके दिमाग में थॉट्स तेजी से दौड़ने लगे। ये सब क्या मतलब रखता है? उसने हॉरर में अपना मुंह ढक लिया। क्या ये अपेंडिकेक्टमी के स्कार्स हो सकते थे? नहीं। उसने 5 पतली लाइंस गिनी। ये किसी एक्सीडेंट का रिजल्ट भी नहीं लग रहा था। साफ एक जैसी सर्जिकल कट्स। ये कोई सीरियस ऑपरेशन था और ऐसा लग रहा था कि ये हाल ही में हुआ है। लड़की को देखते हुए उसने उसके सोते हुए चेहरे को ध्यान से देखा और सोचा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। अगली सुबह सियोन की नींद खुली। वो बेड पर स्वीटली स्ट्रेच करने लगी। वो हमेशा तेजुन के पास अच्छी नींद लेती थी, भले ही कल की एक्सर्शन की वजह से उसका बॉडी थोड़ा दुख रहा था। लड़की सोचने लगी कि इस बार उसने उसके लिए कैसा डिलिशियस ब्रेकफास्ट बनाया होगा, और सोचते ही उसके मुंह में पानी आ गया। उसने डिसाइड किया कि इस बार वो उसे दिखने से पहले कपड़े चेंज करेगी और फ्रेश हो जाएगी। वो उसे जानती थी, उसे देखते ही वो हग्स और किसेस लेकर टूट पड़ेगा। सब ठीक करने के बाद लड़की फर्स्ट फ्लोर पर गई और डायरेक्टर को ढूंढने लगी। आखिरकार उसने देखा कि उसके ऑफिस का दरवाज़ा खुला था और वो कॉशियसली अंदर झांकी। जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, आदमी वीकेंड पर भी सुबह सुबह काम कर रहा था। उसे देखते ही तेजुन ने उसे ध्यान से देखा। वो थोड़ा टेंस लग रहा था। आदमी जल्दी से उसके पास आया। लड़की ने उसका काम इंटरप्ट करने के लिए सॉरी कहा और बोली कि वो उसे थोड़ा टाइम दे सकती है। लेकिन जब उसने पूछा कि वो कैसी फील कर रही है तो उसे ऑकवर्ड लगा। वो उसे ये नहीं बता पाई कि उसकी पेस को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है और उसकी फिजिकल कंडीशन की वजह से वो चाहती है कि वो थोड़ा जेंटल रहे। तेजुन ने उसे एक्सपेक्टेंटली देखा। उसके चीक्स पर हल्की ब्लश थी, आंखों में खुशी चमक रही थी और बाल थोड़े मैसी थे। वो इतना अडोरेबल लग रहा था कि सियोन को लगा उसका हार्ट शायद संभाल ना पाए। उसने बस इतना कहा कि वो ठीक है। उसी रात शांत अंधेरे में ह्योवुक की माँ किम माल्ही ऑब्सेसिवली क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस देख रही थी। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। प्राइस बिल्कुल वैसी ही बढ़ी थी जैसा ह्योनिन ने पहले प्रिडिक्ट किया था। उसका हस्बैंड यांगुची उन लोगों में से था जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हमेशा अनलकी रहती थीं। अगर वो ज़मीन खरीदता तो उसकी वैल्यू तुरंत गिर जाती, बिजनेस शुरू करता तो कुछ महीनों में बैंकरप्ट हो जाता। लेकिन किम माल्ही हमेशा भगवान पर विश्वास रखती थी और उसकी होप कभी खत्म नहीं हुई। वो दिल से प्रार्थना करती थी कि एक दिन उनकी फैमिली पर लक ज़रूर मुस्कुराएगा। और फिर एक दिन जब उसका हस्बैंड उनके आखिरी पैसे भी बर्बाद कर रहा था, क्या ये उसकी प्रेयर्स का जवाब था या कोई डिवाइन रिवॉर्ड? वो दुआ करती थी कि उसके बेटे को एक अच्छी ब्राइड मिले, उस रूटलेस सियोन इनसे बेहतर।
और फिर जैसे आसमान से ब्लेसिंग आई हो, एक एंजल की तरह ह्यांजिन उनकी जिंदगी में आई। शुरुआत में उसे समझ नहीं आ रहा था कि फ्यूचर डॉटर इन लॉ की बातों के बारे में क्या सोचे, लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो गया था। इन्वेस्ट किया हुआ पैसा डबल हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि इनकम और भी बढ़ सकती है। उसने मन ही मन कैलकुलेट कर लिया था कि व्योवुक के लिए घर खरीदने के बाद भी पैसे बचेंगे, लेकिन इसके लिए उसे अपनी क्रिप्टो वॉलेट में और इन्वेस्ट करना था। इसीलिए उसने अपनी डॉटर को कॉल किया। जब यंग हिजिन ने नींद में पूछा कि क्या हुआ, तो वुमन में ऑलमोस्ट पोजेस्ड आवाज में पूछा कि क्या वो किसी ऐसे इंसान को जानती है जो उसे कुछ पैसे उधार दे सके। अगले दिन सियोन और ताजुन आखिरकार पूल पहुंच ही गए। पूल का नज़ारा देखकर सियोन डीपली इम्प्रेस्ड थी। पानी न ज्यादा गर्म था न ठंडा, और हवा में ह्यूमिडिटी थी। ताजुन ने उसकी कमर में हाथ डाला और पूछा कि वो बस खड़ी क्यों है, चलो साथ में पानी में उतरते हैं। सियोन पहले ही मान चुकी थी कि उसे स्विमिंग नहीं आती, तो आदमी ने उसे रियश्योर किया कि वो खुद उसे सिखाएगा, भले ही उसे सिर्फ बेसिक्स ही आते हों। कुछ देर बाद लड़की ने सांस रोकी और आदमी की बाहों को पकड़कर स्विम करने की कोशिश की। जब वो फाइनली ऊपर आई और सांस लेने लगी, उसने घूमने को कहा। सियोन को सरप्राइज हुआ जब उसने देखा कि वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरा लेन स्विम कर चुकी थी। आदमी ने उसकी तारीफ की और कहा कि उसने बहुत अच्छा किया है और उसमें स्विमिंग का रियल टैलेंट है। वो थोड़ी और स्विम करना चाहती थी और अलग अलग स्ट्रोक्स ट्राई करना चाहती थी। तेजुन ने सोचा कि वो काफी देर से पूल में है और वो पानी में कितनी क्यूट लग रही है। तभी उसने नोटिस किया कि ज्यादा देर पानी में रहने की वजह से उसके लिप्स नीले पड़ गए थे। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि अब बाहर निकलने का टाइम हो गया है। सियोन सरप्राइज्ड हुई, उसे लगा था कि वो ज्यादा देर पूल में रहे ही नहीं। आदमी ने मुड़कर कहा कि अपना सामान उठा लो, वे रूम में जाकर शावर करेंगे। सियोन को इतनी हरी समझ नहीं आई, शायद कोई अर्जेंट काम आ गया होगा। लेकिन फिर उसने सोचा, उसे जानते हुए शायद वजह ये थी कि स्विमसूट में उसे देखकर अब वो अपनी डिजायर्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये सोचकर वो ब्लश कर गई कि शायद वो उसे फिर से बेडरूम में लुभाना चाहता हो। इस वक्त उसे देखकर वो उस मोमेंट को खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपना सीक्रेट एक दिन और छुपा कर रखेगी। जब वे घर पहुंचे, तीजुन उसे बाथरूम तक ले गया और जल्दी से बाहर निकल गया, ये कहते हुए कि वो आराम से शावर ले सकती है। ये बात लड़की को थोड़ी स्ट्रेंज लगी। वो डायरेक्टर के टीज करने और उसे फ्लस्टर करने की आदी थी, लेकिन इस बार वो उसे अकेला छोड़ गया था। किसी तरह उसे बुरा भी लगा, जैसे उसकी एक्सपेक्टेशंस टूट गई हों। उसका टोन कुछ ज्यादा ही कोल्ड लग रहा था। उसे ऑकवर्ड फील हुआ, क्योंकि उसने खुद से प्रॉमिस किया था कि वो इल्यूजन्स नहीं बनाएगी और ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेगी, और फिर भी अब वो इतनी छोटी सी बात पर अपसेट थी। जब वो बाथरूम से बाहर आई तो तेजुन को देखकर वो वहीं फ्रीज हो गई। सच कहें तो उसे ऑलमोस्ट यकीन हो गया था कि वो किसी वजह से उससे नाराज है, लेकिन अगले ही पल उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ जेंटल थी लेकिन फर्म भी। आदमी कॉन्फिडेंस के साथ लड़की को अपने पीछे ले गया। सेओ ने सोचा, क्या वो सच में अभी ऐसा करने वाला है? लेकिन अगले ही पल उसकी होप्स फिर टूट गईं जब उसने खुद को चेयर पर बैठा पाया और तेजुन ने हेयर ड्रायर उठाकर नरमी से उसके गीले बाल सुखाने शुरू कर दिए। वो चुपचाप बहुत ध्यान से उसके डैम्प बालों को सुखा रहा था। लड़की को अब समझ ही नहीं आ रहा था कि उससे क्या एक्सपेक्ट करे। किसी मोमेंट पर उसे अपने एक्सप्लिसिट थॉट्स पर शर्म आने लगी। नॉर्मली वो शाय रहती थी, लेकिन आज उसके सारे ख्याल उसी तरफ जा रहे थे। तेजुन की उंगलियां उसके स्कैल्प को हल्के से मसाज कर रही थीं, बालों में कोम करती हुई, देखती हुई कि कहीं कोई गीला हिस्सा छूट न जाए। आखिर में वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो जो कर रहा था वो भी कमाल का था। उसे उसकी केयर बहुत पसंद थी। जब तेजुन ने खत्म किया तो उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि क्या उसे भूख लगी है। ये सोचकर कि डिनर टाइम हो चुका है, सेओ को थोड़ा उदास फील हुआ। इसका मतलब था कि दिन खत्म होने वाला है और उनका वीकेंड लगभग खत्म हो चुका है। उसे ये बात दुखी कर रही थी कि कल उन्हें फिर से काम पर जाना होगा और दोबारा डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। तेजुन ने उसके मूड में चेंज नोटिस किया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे या क्या करे। जब वो अस्पताल में था तो ग्लूमी थॉट्स उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। आखिरकार इंतजार के बाद उसकी मुलाकात शिन दहैन से हुई, उसकी माँ का पुराना दोस्त और एक जनरल सर्जन। तेजुन ने हेलो कहा और पूछा कि वो इन दिनों कैसा है। डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक है। तेजुन को देखकर खुश हुआ और उसे लीडरशिप पोजीशन मिलने पर बधाई दी। ऑफिस में जाते हुए उसने कहा कि अगर उसके पास ज्यादा टाइम होता तो वो खुशी खुशी उसके साथ ड्रिंक करता, लेकिन वो काम में बहुत बिजी था और पूछा कि वो वहाँ क्यों आया है।
तेजुन डॉक्टर का प्रेशियस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे एक पेपर दिया जिस पर उसने याद से सेओयुन के बॉडी पर स्कार्स की नंबर और लोकेशन ड्रॉ की थी और पूछा कि ये किस तरह की सर्जरी लगती है। शिन देहान ने पेपर लिया, ध्यान से देखा और कुछ पलों बाद बोला कि वो 100% श्योर तो नहीं है, लेकिन ये हेपेटाइटिस जैसा लग रहा है। ये सुनते ही तेजुन डर के मारे फ्रीज हो गया, उसके कानों में रिंगिंग शुरू हो गई। इसी बीच सर्जन समझाता रहा कि आजकल ऐसे इंसिजन्स लिवर ट्रांसप्लांटेशन के डोनर्स पर किए जाते हैं। वो मॉडर्न ट्रांसप्लांट टेक्निक्स के बारे में बोलता रहा, लेकिन तेजुन अब सुन नहीं रहा था। कांपती हुई आवाज में उसने पूछा कि क्या वो सही समझ रहा है कि उन स्कार्स वाली लड़की एक लिवर डोनर थी। उसकी मुट्ठियां जोर से भिंच गईं। तो दोस्तों ये रहा आज की वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।